तो कंटिन्यूइंग विथ AS28 इम्पेयरमेंट, कल हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था टोटल इसमें हमको 3 पार्ट्स पढ़ना है। एक है बेसिक्स जो मैंने कल सिखाया, दूसरा है आपका CGU दैट इज द कैश जनरेटिंग यूनिट एंड थर्ड इज रिवर्सल। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, आगे के 2 पॉइंट्स दैट आर एक्चुअली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब CGU इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके आगे का जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो इतने नहीं है आपको इंटर लेवल पे। एक्चुअल में ये इंड एस बोल के आपको FR दैट इज फाइनेंस में पढ़ना था, लेकिन अब आपको रेगुलर एस भी आ गया है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल में, आपको जो बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो इसके ऊपर ही है, जो बेसिक्स हैं जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। बट मैंने कुछ इंट्रोडक्शन करने के लिए और प्लस आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कुछ फाइनल लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एएस में मेंशन नहीं है, एएस में उन्होंने आपको मॉड्यूल में मेंशन किया है बट उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ऐड किए, ठीक है। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या था। व्हाट वाज इम्पेयरमेंट एग्जैक्टली? इट वाज रिडक्शन इन द वैल्यू, राइट। इम्पेयरमेंट इज रिडक्शन। रिडक्शन एग्जैक्टली कैसे कैसे मालूम पड़ेगा रिडक्शन? तो यहाँ पे हम किससे कंपेयर करेंगे? कैरिंग अमाउंट से। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? इज नथिंग बट द बुक वैल्यू, राइट। आपके बुक्स में वो कितना दिख रहा है। एंड एक होता है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ व्हाट? ऑफ NSP एंड VIU. What is NSP? Net selling price, that is selling price minus cost of disposal. सेलिंग प्राइस मान लेते हैं मुझे 10 करोड़ मिलने वाला है, लेकिन वो एसेट निकाल के देने में 1 करोड़ का खर्चा लगेगा। इंस्टॉल है ना, अनइंस्टॉल करने के लिए खर्चा लगेगा, डिस्पोज करने के लिए खर्चा लगेगा, राइट। तो मेरे हाथ में तो 9 करोड़ ही आ रहा है, तो मेरे लिए नेट सेलिंग प्राइस हुई है, राइट। एंड व्हाट इज वैल्यू इन यूज? इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस एंड रेसिडुअल वैल्यू। समझ में आ रहा है? इसका प्रेजेंट वैल्यू लेना है। इन दोनों में से जो हायर रहेगा, इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो आपका रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। अब आपको करना है क्या? जब भी आपका कैरिंग अमाउंट मेरे बुक्स में बैलेंस शीट में अगर 80 करोड़ दिख रहा है, राइट, और मेरा रिकवरेबल अमाउंट जो भी इन दोनों में से हायर था अगर वो 100 करोड़ है, तो इंपेयरमेंट की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि whichever is lower, मैंने 80 करोड़ रखा है, राइट। लेकिन अगर मेरी मार्केट में वैल्यू 75 करोड़ हो जाती है, मतलब कम हुआ है, तो 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, तो क्या मैंने कम करना चाहिए? आंसर इज यस। इसी को कहा जाता है इंपेयरमेंट लॉस। इज द पॉइंट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम? इंपेयरमेंट लॉस। यस, सो वी से दिस इज impaired, द एसेट इज impaired। अब मालूम कैसे पड़ेगा? तो देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स जो हमने देखा था। देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन से थे बेटा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो रिलेटेड अपने हाथ में नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज्ड, द मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैरिंग एसेट इज मोर देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स जितने थे इनटू मार्केट प्राइस। अगर मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाता है तो फिर मुझे मेरे एसेट को भी कम करना पड़ेगा, राइट। दैट मींस दिस इज द कॉस्ट ऑफ इंपेयरमेंट। ऐसे मैंने कुछ रीजंस बताया था। द डिमांड, उतना डिमांड ही नहीं है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मार्केट प्राइस एकदम सडन रिड्यूस हो गया है, जियो आने की वजह से बाकी सबका प्राइस घटाना पड़ा था सबको, राइट। तो ये सब क्या था? वाज दिस द एक्सटर्नल कंडीशंस? आंसर इज यस। इंटरनल में क्या आ सकता है बेटा? इंटरनल इंडिकेटर्स, डैमेज टू द प्रॉपर्टी, दैट इज मशीनरी, अगर डैमेज हो गया तो ये इंटरनल है, राइट। उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, द पुअर परफॉर्मेंस, पुअर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, तो ये सब क्या है? इंडिकेटर्स है बेटा। इंडिकेटर हुआ इसका मतलब सीधा सीधा इंपेयरमेंट करना ऐसा नहीं है। वी नीड टू चेक, वी नीड टू असेस, वी नीड टू असेस when we need to assess at every balance sheet date। हर बैलेंस शीट डेट में हम असेस करेंगे, एक बार चेक करेंगे क्या मेरा एसेट इंपेयर्ड है। इंपेयर्ड मतलब क्या? हम कंडीशन चेक करेंगे। वी विल चेक द इंडिकेटर्स, आर देयर एनी इंडिकेटर्स टू बी इंपेयर्ड? अगर है तो हम उसको रीअसेस करेंगे, एक बार चेक करेंगे और मेरा रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। और रिकवरेबल अमाउंट अगर कम आया तो यस, वी नीड टू इंपेयर। इज द पॉइंट क्लियर? फिर मैंने आपको सिखाया था, अगर कुछ साल पहले मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व किया होगा, रिवैल्यूएशन किया होगा मतलब अपवर्ड रिवैल्यू किया होगा, और अब इंपेयरमेंट की जरूरत पड़ी, तो सीधी बात है मैं सीधा पीएल में नहीं जाऊंगा, पहले वो रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करूंगा, उसके बाद मैं पीएल यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 80 करोड़ है, राइट, अभी मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है उसकी? 75, लेकिन मेरे बुक्स में कितना लिख रहा है? 80। आइडियली मेरा 5 करोड़ का नुकसान हुआ, ये 5 करोड़ मैंने कहां डालना चाहिए? पीएल डेबिट में। मतलब मैंने एसेट कम करना चाहिए, क्या बोलकर कम करना चाहिए? इंपेयरमेंट लॉस कितना? 5 CR। और सेकंड इफेक्ट कहां देना चाहिए मैंने? पीएल के डेबिट में। नुकसान है ना मेरा, तो ये आना चाहिए टू इंपेयरमेंट लॉस। इज द पॉइंट, राइट। अब अगर यहाँ पे 2 साल पहले मैंने इसको रिवैल्यू किया होगा तो क्या यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व रहा होगा? मैंने 2 करोड़ से उसको रिवैल्यू किया, तो मैं सीधा सीधा इंपेयरमेंट लॉस वहां पीएनएल में नहीं ले 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है ना मेरा,
5 करोड़ में से 2 करोड़ तो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है ना, आई विल यूटिलाइज दिस रिजर्व फर्स्ट 2 करोड़, और बाकी का 3 करोड़ मैं यहां पे लिखूंगा। इज द पॉइंट क्लियर? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको यही लेवल के हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में सब इतनी लेवल के हैं प्रैक्टिकल। इसके बाद जो थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ना है आपको सिर्फ सीजीयू का है, ठीक है, इतना ही है आपको। और कल मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे आपको इसके बेस पे कराए थे, राइट। और क्या आपको ये रेवेन्यू दैट इज रिकवरेबल अमाउंट निकालने आ रहा है क्या? कैसे निकालते हैं हम? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज व्हिचएवर इज हाई, राइट। क्या वैल्यू इन यूज का डिस्काउंटिंग फैक्टर करना आता है सबको अच्छे से? क्या वहां पे रेसिल वैल्यू लेना पड़ेगा? तो ये मैंने क्वेश्चंस कराए थे कल आपको, राइट। AS20 does not is not applicable to inventories, construction, investments and DTA। कल अपनी बात हुई थी, सबके लिए अलग अलग AS बनाया गया, तो जिसके लिए अलग AS है वो उसमें डील करेगा, बाकी सबके लिए ये बनाया गया, राइट। उसके बाद मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए थे यहाँ पे एक नया पॉइंट मैंने ऐड किया है। मेरा वैल्यू इन यूज नील है, वैसे कुछ काम का ही नहीं है और कोई लेने को भी रेडी नहीं है, नो स्क्रैप। उल्टा उल्टा मुझे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लगने वाला है। आई नीड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मतलब निकालने के लिए मुझे ही पैसे लगेंगे। इन शॉर्ट वो एसेट मेरे कुछ काम का नहीं है, मैंने बेचना चाहता हूँ, बंगार का भाव भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, अब मुझे बस मेरा एसेट निकाल के बाहर फेंकना है, और वो अनइंस्टॉल करने के लिए पैसे लगने वाले, अनइंस्टॉल करने के लिए पैसे लगने वाले, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पे देयर इज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है मतलब निकालने के लिए पैसे लगने वाले आपको। दैट मीन्स यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट इज निल, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू न्यूज तो निल आ रहा है, और नेट सेलिंग प्राइस इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, राइट। सेलिंग प्राइस तो 0 है और कॉस्ट उल्टा मान लेते हैं 2 लाख रुपए एग्जाम्पल, तो मेरा लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, अपन उसकी बात करना है, ये भी लॉस है ना बेटा। आइडियली मैंने क्या करना चाहिए, अगर मैं आपको बोलूं मेरे बुक्स में यहाँ पे एसेट दिख रहा है लेट्स से 10 करोड़ का, एक 10 करोड़ का एसेट है जिसका वैल्यू इन यूज 0 है, कुछ भी नहीं है, और मेरा जो एनएसपी आ रहा है, एनएसपी वो -2 आ रहा है, -2 लाख, 2 लाख रुपए नेगेटिव। क्यों 2 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा है बेटा? क्योंकि स्क्रैप तो 0 है, उल्टा 2 लाख रुपए मुझे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लग रहा है। तो व्हाट इज हायर इन दिस? भैया ऑब्वियसली 0 इज हायर नॉट -2, राइट। -2 नॉट हायर, 0 इज हायर, राइट। तो मैंने 0 से कंपेयर करना चाहिए, मतलब मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है? 0। अब मुझे बताइए मैंने कितना इंपेयर करना चाहिए? कहने से पूरा के पूरा इंपेयर कर देना चाहिए। जब उसकी वैल्यू नहीं है तो एसेट क्यों बता रहे हो आप? कुछ मिलने वाला है क्या एसेट से? नहीं, तो क्यों बता के रखा है आपने? राइट ऑफ करो पूरा के पूरा, सीधा पीएन को चार्ज करो 10 करोड़। इज द पॉइंट क्लियर? पूरा 10 करोड़ चार्ज करना है क्या? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? देयर इज नो वैल्यू। अब मुझे बताओ ये 2 लाख का क्या ये भी नुकसान होने वाला है? क्या ये नुकसान बुक करना है क्या? तो अपनी बात उस पर चालू है, ये 2 लाख रुपए भी देना पड़ेगा ना आपको। ये अगर आपको डिस्पोज करना है, अगर आप बोल रहे हो मेरा एसेट कुछ भी नहीं है, एसेट को 0 कर दो पूरा के पूरा, मैंने ये नहीं बोला अभी कभी बेच दो, मैंने सिर्फ बोला कि एसेट की वैल्यू मत बताओ, क्योंकि एसेट आपके काम का नहीं है, और उससे आपको कितना मिलने वाला है? 0। उल्टा 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। मतलब मेरा नुकसान 10 करोड़ नहीं है, मेरा नुकसान 10 करोड़ 2 लाख है। 10 करोड़ तो गया मेरा, साथ में 2 लाख रुपए और नुकसान हो रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अपनी अपनी बात चालू है, 2 लाख का क्या करना है? तो वो 2 लाख का मैंने यहाँ पे लिखा है, द एंटरप्राइज कैन रिकॉग्नाइज दिस एज लायबिलिटी। वो 2 लाख भी देना बाकी है। क्यों देना बाकी है बेटा? क्योंकि अभी मैंने डिस्पोज किया है क्या? नहीं, जब मैं निकाल के बाहर फेंकूंगा तो 2 लाख रुपए अनइंस्टॉलेशन लगेंगे मुझे, समझ में आ रहा है? तो ये लाइब्रेरी रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है? तो ये एएस ने बोला ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इंपेयरमेंट है। मेरे हाथ में क्या है? इंपेयरमेंट है। सो दिस इज नथिंग बट अ प्रोविजन व्हिच नीड टू बी मेड, एंड ये प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज एएस 29 में। समझ में आ रहा है? ये प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज किसमें? एएस 29 में। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? इफ एंड ओनली इफ दैट इज रिक्वायर्ड बाय अनदर एएस। तो ये लाइब्रेरी है तो 2 लाख रुपए और लगने वाले हैं मुझे, अभी नहीं लगने वाले, जब मैं डिस्पोज करूंगा तब लगेंगे। वो रिक्वायर्ड है क्या लॉस अभी बुक करना? दैट इज रिक्वायर्ड बाय अनदर एएस, hence it should recognize the liability of disposal as per AS10 and AS29. AS10 is PP and AS29 is provisions and contingent. Is the point clear? ये AS29 बाकी अपना वो करेंगे, but AS29 के हिसाब से ये लाइब्रेरी 2 लाख रुपए और बुक करना पड़ेगा। Is the point clear to everyone? आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कल बताए थे, क्या इंडिकेटर्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो उसमें से कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आ ही नहीं रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। K Limited purchased a fixed asset 4 years back, 4 साल पहले, at a cost of 100 lakhs and depreciates it on SLM basis at 10% per annum, right? प्लीज बताइए 4 साल बाद आपकी वैल्यू कितनी होगी? आपने कॉस्ट का कितना
100 lakhs, मैं ऊपर रुपीज इन lakhs लिख देता हूँ। आपने डिप्रिशिएट कितने साल किया? फॉर 4 years, एसएलएम बेसिस था ना, 10% के हिसाब से एक साल का कितना 10, 4 साल का कितना हो गया 40, तो 40 lakhs आपने डिप्रिशिएट कर लिया था, मतलब आपके लिए कैरिंग अमाउंट कितना था? तो कहने से CA, दैट इज द कैरिंग अमाउंट, दैट इज द बुक वैल्यू आफ्टर 4 years। इन शॉर्ट अपने अपने हिसाब से WDV जिसको कितना हो गया 60। क्या ये पॉइंट क्लियर? आगे वो क्या हो गया एट द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस मतलब कौन सा ईयर? क्यों 4th ईयर? बेटा 4 साल हो चुका है, ठीक है, आप मान सकते हो। इट वाज रिवैल्यूड, इट हैज रिवैल्यूड द एसेट एट 50 lakhs एंड हैज रिटन ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू द पीएल। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, ये 60 लाख को अब उसने रिवैल्यू किया, रिवैल्यूएशन कितना आया 50, क्या वो फिर से इंपेयरमेंट करेगा? राइट, इंपेयरमेंट करेगा, इंपेयरमेंट नहीं, इसको रिवैल्यूएशन लॉस बोलता है, राइट। क्या उसने 10 लाख लॉस बुक किया? रिवैल्यूएशन लॉस कितना 10, तो वैल्यू कितनी होगी आपकी बुक्स में भी? तो इसको बोल दूं मैं रिवाइज्ड CA, दैट इज रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 years, कितना हो गया 50। क्या याद है पॉइंट क्लियर? आगे वो क्या बोल रहा है, however on the date of revaluation the market price is 45 lakhs। अब जिस दिन मैं रिवैल्यू कर रहा था उस दिन मेरा मार्केट में प्राइस कितना है 45, मार्केट प्राइस मतलब कहने से सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। एंड द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट इज 2 लाख, डिस्पोजल इज 43, मतलब मेरा NSP कितना हो गया 43। तो मैं यहां पे लिखूं, यहां मेरा NSP कितना आ रहा है, तो NSP इज 45 माइनस, मैं उसकी लाइन में लिखता हूं तो आपको समझेगा, यहां की बात कर रहा हूं, ठीक है। NSP इज 45 माइनस 2 इज 43 lakhs। क्या ही पॉइंट समझ में आ रहा है? यस बेटा, हम कंपेयर किससे करते हैं कैरिंग अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट से, बट रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ व्हाट? NSP एंड VIU। NSP मिल गया मुझे, अब वैल्यू न्यूज देखते हैं, आगे दिया है क्या, what will be the treatment in respect of impairment losses in the following situations on the basis that fair value of revaluation purpose is determined by market value? पहला, value of use is not estimated, not estimated का मतलब होता है नहीं, हम अभी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, तो NSP ही हमारे लिए हायर है, उसको जीरो नहीं पकड़ते हैं। नॉट एस्टिमेट मतलब मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अगले साल में कितना कमाऊंगा, राइट, कितना कमाऊंगा मतलब जीरो नहीं कमाऊंगा, मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा, अगले साल में 10 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, 25 लाख आएंगे, मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं अभी आज की कंडीशन में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमाऊंगा नहीं, जीरो नहीं, तो कैन नॉट बी एस्टिमेटेड का, सुनो सुनो, पहला केस NSP हो गया, और यहाँ पे VIU कितना आ रहा है, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, तो कैन नॉट बी एस्टिमेटेड के हिसाब से मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है, कहने से 43 आएगा। अब मुझे बताइए क्या इसमें इंपेयरमेंट की जरूरत लग रही है आपको, कितना 7 lakhs should be impaired, is the point clear? क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया, राइट। दूसरे की बात करते हैं, वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड 40 lakhs, मैं यहां पे वापस सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में NSP कितना आ रहा है बेटा अपना 43, और VIU कितना आ रहा है 40 lakhs, तो व्हाट इज RA फॉर यू, इट इज हायर ऑफ, राइट, हायर कितना है 43, अगेन इंपेयरमेंट कितना होगा, कहने से 7 lakhs, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एरो से आंसर चलेगा नहीं, मैं आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इंपेयरमेंट लॉसेस CA माइनस RA, और RA क्या है, RA इज हायर ऑफ, ठीक है। तो ये केस 1 केस 2 केस 3 आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड केस क्या बोल रहा है, वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड एट 48 lakhs, NSP कितना आ रहा है 43 lakhs, और VIU कितना आ रहा है 48 lakhs, तो व्हाट इज RA फॉर यू, RA इज 48 विच एवर इज हायर, बराबर, तो आपको इंपेयरमेंट कितना करना पड़ेगा, समझ में आया क्या, पक्का, दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ, प्लीज लिख के रखिए थोड़ा जल्दी, अब मैं ये वाले क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करूंगा, मुझे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाना है, नेक्स्ट पॉइंट को टाइम लगने, स्क्रीनशॉट डाल दो बेटर, वैसे भी आपको पढ़ना है खुद से, एक बार खुद से करना है तो पूरे आंसर्स करने पड़ेंगे आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ओके। और कोई क्वेरी है क्या बेटा, फोर्थ एंड नाइन्थ का फोर्थ पॉइंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बताया था, वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कोई आंसर, ओके
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बैलेंस प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान। A plant was acquired 15 years ago at a cost of 5 crores. 15 साल पहले लिया था मैंने, कितने में? 5 करोड़। Its accumulated depreciation as on 31st March was 4.15 crores. मेरे लिए वैल्यू कितनी है? बेटा 31st मार्च 21 में 4.15, तो यहाँ पे कॉस्ट कितना था? कॉस्ट कितना था? 5 CR लेस accumulated depreciation 4.15, राइट? तो आपके लिए वैल्यू कितनी थी? 85, दैट इज 0.85 या फिर 0.85 करोड़ बोलो, 85 लाख बोलो, जैसे भी आपको सही लगे। तो दिस इज कैरिंग अमाउंट, राइट? कैरिंग अमाउंट कब का है बेटा? ये 31 मार्च 21 का, बराबर 0.85 करोड़ और 85 लाख, राइट? आगे बात करते हैं। डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड फॉर द करंट ईयर, दैट इज 21-22 इज 25 लाख। क्या आपका और वैल्यू कम होगा? यस, तो यहाँ पे दिस इज कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31/3/21 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 21-22 इस साल का कितना है? 0.25। तो आपके लिए कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022 कितना आ रहा है? 0.6। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट, ओके, हमने एक पॉइंट तो निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कैरिंग अमाउंट निकाल लिया, राइट? आगे वो क्या हुआ? एस्टिमेटेड एनएसपी एज ऑन 31 मार्च 21 पे आ गया वापस से वो, कितना? 30 lakhs which is expected to decline by 20% by the end of next financial year। बेटा यहाँ पे इसका एनएसपी कितना था? 30 lakhs, लेकिन यहां तक आते आते इसका एनएसपी कितना हो गया? 24 lakhs। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले एनएसपी ज्यादा था, सीधी बात, एक साल ज्यादा यूज करोगे तो आपकी वैल्यू और घटेगी ना। आज बेचूंगा तो वो बोल रहा है मैं आपको 30 लाख दूंगा, उसका अंदर वो एक काम कर, अगले साल वापस उतना देगा क्या? तो बोलेगा नहीं, इतना नहीं मिलने वाला, अब आपको कम मिलेगा। समझ में आ रहा है कई पॉइंट? जस्ट गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। साइलेंस प्लीज। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, साइलेंस प्लीज। यस, तो यहाँ पर नेट सेलिंग प्राइस कितना आ गया था हमारा? 24 लाख, क्योंकि -20% हो गया था, राइट? उसके बाद इट्स वैल्यू इन यूज हैव बीन कंप्यूटेड एज 35 lakhs एज ऑन 1st April 21, मतलब कहने से 31st मार्च 21, राइट? कितना था? 35, which is expected to decrease by 30%। और यहाँ पे वैल्यू इन यूज, यहाँ पे कितना था? 35 lakhs, राइट? एंड यहाँ पे एनएसपी कितना आ गया आपका? सॉरी, वीआईयू कितना आ गया? 24.5 lakhs -30% बोला। समझ में आ रहा है? आगे, assuming that other conditions for applicability of the impairment accounting standard are satisfied,
what should be the carrying amount of this plant as on 31st March 22? 31st March 22 को आप वैल्यू कितनी बताओगे? ये यहाँ पे बता रहा है, राइट? तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से व्हाट इज आर ए फॉर यू? आर ए इज 24.5, तो कहने से 0.245 ऐसे बोलेंगे। करोड़ की बात करेंगे क्योंकि मैं ऊपर करोड़ देखा, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन है तो पूरा फिगर देखो, 60 लाख एंड 24.5 लाख। समझ में आ रहा है? 60 लाख एंड 24। अब हम कंपेयर किसको करते हैं बेटा? इधर इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट कितना दिख रहा है? कितना इम्पेयरमेंट दिख रहा है आपको? 0.355 crores, that is 35 lakhs 35 lakhs 50,000 is the point here। तो ये इम्पेयरमेंट लगेगा। पॉइंट समझ में आया? सेकंड, how much will be the amount of written off for the financial year ending 31st March 22? कितना राइट ऑफ किया आपने? वही 0.355, राइट? इन शॉर्ट वो वैल्यू कितनी बता रहा है? उसने पहले पॉइंट में क्या पूछा था? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? तो कैरिंग अमाउंट कितना बताओगे बेटा आप? नहीं, 0.245 रिवाइज्ड। बेटा वो कम करने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी? 24.5 ना। देखो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना था? एज ऑन 31st मार्च कितना था? एज ऑन 31st मार्च 2022 कितना था? ऐसे लिखूं मैं 60 लाख पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं, 60 लाख, राइट? इसमें से क्या मैं इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर रहा हूं? आई एम बुकिंग द इम्पेयरमेंट लॉस। गिव मी 1 मिनट। Yes, I am booking a loss of impairment loss 35,50,000, right? आपके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,50,000. Is this the revised value which I will show in my balance sheet? Yes or no? So this is the revised carrying amount as on 31st March 22. क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में आया? आगे वो क्या बोल? तो पहले पॉइंट में 24.5 आंसर आ गया, 24.5 लाख, राइट? सेकंड, हाउ मच विल बी रिटन ऑफ? कितना आपने राइट ऑफ किया बेटा? कितना इंपेयरमेंट लॉस बुक किया? 35.5 लाख, राइट? आगे, इफ द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूड 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले आपने रिवैल्यू किया होगा, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व आया होगा, राइट? And the current revaluation reserve against this plant were to be 12 lakhs, और मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व था 12 लाख रुपए, तो will you debit it to directly P&L? The answer is no. First you will utilize this 12 lakhs. बाकी कितना लॉस हुआ? तो यहाँ पे जो लॉस हुआ था, इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया था? इम्पेयरमेंट लॉस था 35,50,000। तो अब इसको राइट ऑफ कैसे करोगे बेटा? यस, रिवैल्यूएशन रिजर्व को 12 लाख रुपए और बाकी का बैलेंस टू P&L लिख के दिया ना ऊपर प्रेजेंटेशन। एक मैं वापस आता हूं। यस, मेरे नोट्स में मैंने पूरा प्रेजेंटेशन लिख के दिया, एक क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन दिया है ना, ठीक है? पहले इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट क्या लिखेंगे? reduce the revaluation reserve up to the extent possible and the balance to P&L. ये दो वर्ड्स लिखने हैं आपको, reduce from revaluation reserve to the extent possible and the balance to P&L, राइट? तो ये 23,50,000 आ रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? फोर्थ पॉइंट क्या पूछा उसने? If the plant in use was zero आ रहा है and the enterprise were required to incur at a cost 2 lakhs to dispose. अब यहाँ पे आपको पॉइंट आ गया बेटा कि वैल्यू इन यूज जीरो हो गया, दैट मींस देयर इज नो सेलिंग प्राइस, वैल्यू इन यूज इज जीरो। इसका मतलब 2 लाख रुपए मुझे मेरे जेब से भर के देने, जो मैं आपको अभी पॉइंट बता रहा था, राइट? तो अब यहाँ पे आपका आरए कितना हो गया? जीरो। तो क्या मुझे पूरा के पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा? आंसर इज यस। पूरा 0.6 करोड़ मतलब 60 लाख रुपीस पूरा के पूरा इंपेयरमेंट लॉस बुक करके आज के आज राइट ऑफ करना पड़ेगा। यही पॉइंट क्लियर है? ऑल्सो ये 2 लाख का मेंशन देना पड़ेगा बेटा। ये 2 लाख का मेंशन अभी क्या बताया था? ऑल्सो द एंटरप्राइज कैन रिकॉग्नाइज दिस 2 लाख, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, एज अ लायबिलिटी एज पर AS 10 और AS 29। इज द पॉइंट क्लियर? ये जो मैंने अभी आपको नोट बताया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको नोट बताया था कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आता है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है? 2 लाख रुपए, राइट? ये 2 लाख रुपए मतलब मुझे मेरी जेब से डालने पड़ेंगे,
पैसा मिल कुछ नहीं रहा है, उल्टा मुझे निकालने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे अनइंस्टॉल करने के लिए, कॉस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ करने के लिए मुझे ही पैसे लगे भरने पड़ेंगे कि ये भाई उठा के जाओ, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, उठा के जाओ, तो उठाने वाला पैसे लेगा मुझसे, समझ में आ रहा है? वो आएगा अनइंस्टॉल करेगा, पूरा पैक वैक करके ट्रांसपोर्ट में लेके जाएगा कहीं तो फेंकने, समझ में आ रहा है? तो डिस्पोज करने के उल्टा पैसे मुझे भरने पड़ेंगे, तो क्या ये पैसा भी मुझे मेरे जेब से डालना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो क्या अगर पैसा अभी दिया नहीं है, पैसा देना बाकी है, देना बाकी है, लायबिलिटी, राइट? So can I create a provision for that? The answer is yes. I can create a provision as per AS10 or AS29. Is the point clear? ये provision impairment नहीं बोलते हैं, ये लॉस मेरा नहीं है, impairment लॉस नहीं है। impairment लॉस कितना था बेटा? जितना मेरी वैल्यू थी, मेरी वैल्यू कितनी थी? 0.6 करोड़, मैं उसको राइट ऑफ कर सकता हूँ। Is the point clear? समझ में आ रहा है सबको ये? तो ये अगर आप पहले 9 क्वेश्चंस कर लेते हो, तो पहले 9 क्वेश्चंस और जो मैंने आपको कल करवाए थे, ये सब आपके बेसिक्स में कवर होता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट ऑन दिस ओनली, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? क्या वैल्यू इन यूज निकालना आ रहा है अच्छे से, क्या आपको एनएसपी आता है, रिकवरेबल अमाउंट समझ में आ रहा है, डेप्रिसिएट करने के बाद कैरिंग अमाउंट निकालने आ रहा है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है, इतना ही आपका बेसिक इंपेयरमेंट है। नाउ जहां तक मेरा अंदाजा है, इंटर लेवल पे आपको ये क्वेश्चन आते हैं, इंटर लेवल पे। अब एक थ्योरी क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं सीजीयू। व्हाट इज द सीजीयू? सीजीयू इज द कैश जनरेटिंग यूनिट, कैश जनरेटिंग यूनिट। बेटा एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा आपको, पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू? यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे अच्छे से समझना। ये मेरी मशीनरी ए है, प्रोसेस कॉस्टिंग याद है? प्रोसेस कॉस्टिंग ए से बी, बी से सी, उसके बाद सी से फाइनल प्रोडक्ट आता है, ठीक है? प्रोसेस ए है, ये मशीन ए है, मशीन ए से प्रोडक्ट गया बी में, एंड मशीन बी से प्रोडक्ट गया मशीन सी में। ये पूरी फैक्ट्री है मेरी, ये मेरी पूरी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में 3 मशीनरी है, और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, फाइनल प्रोडक्ट वो यहां पे आता है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? एंड ये फाइनल प्रोडक्ट का एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, राइट? मतलब कैश फ्लो कौन जनरेट करके दे रहा है मुझे? मशीनरी सी, राइट? इसका मतलब ये है कि मशीनरी ए और बी मेरे काम के नहीं, मशीनरी सी पॉसिबली, मशीनरी सी इज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन मशीन ए एंड बी, वहां से प्रोडक्ट आएगा तो बना के बेचेगा। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? अब हुआ ऐसे कि मशीनरी बी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, यहां पे प्रॉब्लम आया, सम इंडिकेटर्स कि कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, डैमेज हो गया, कुछ तो भी हो गया ऐसे। कैन आई बुक इंपेयरमेंट फॉर मशीनरी बी? द आंसर इज नो, अभी नहीं। क्यों? बेटा मशीनरी बी पे अगर मैं इंपेयरमेंट बुक करूंगा, मान लेते हैं मेरा कैरिंग अमाउंट मशीनरी बी, क्योंकि अलग अलग एसेट्स है, मशीनरी ए, मशीनरी बी, मशीनरी सी मैंने अलग अलग दिन पे खरीदा होगा, अलग अलग भाव से खरीदा होगा, ऐसा तो नहीं एक ही मशीनरी है, 3 अलग अलग मशीनरी है। जब मैंने इसको खरीदा था मान लेते हैं 10 करोड़ में, डेप्रिसिएट करते 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 इसकी वैल्यू होगी 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़, राइट? जब मैंने इसको पूछा ये कितना फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो आंसर मिला कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये मेरे काम का ही नहीं है, इसको जीरो कर दोगे डायरेक्टली आंसर? इसको ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अकेला है ये वाला, ये मशीनरी बी मेरा फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन इसके बिना मशीनरी सी भी जनरेट नहीं कर सकता। तो आई कैन नॉट टेक मशीनरी बी को, मैं बोलूंगा वैल्यू इन यूज इज जीरो, कि सर ये तो कैश फ्लो दे रहा नहीं मुझे, ऐसा नहीं चलता है। तो मुझे कैश फ्लो किसका लेना पड़ेगा? अगर मुझे इंपेयरमेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये पूरे यूनिट का कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट पूरा चेक करना पड़ेगा, और पूरे यूनिट का अगर इंपेयरमेंट आ रहा है तो मैं इसको इंपेयर करूंगा, तो इंपेयर करना अलाउड नहीं है। इसको हम बोलते हैं CGU, दैट इज द कैश जनरेटिंग यूनिट। मैं यहां पे मशीनरी बी को इंपेयर नहीं कर सकता हूं। द रीजन बीइंग, यहां पे मशीनरी बी हैज नो वैल्यू, मशीनरी बी हैज नो वैल्यू इन यूज, क्योंकि मशीनरी बी से तो कैश फ्लो आने वाली भी नहीं है। मशीनरी बी का प्रोडक्ट बेच सकते हो क्या आप? नहीं, उसको मशीनरी सी में पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद बेचना पड़ेगा, राइट? मशीनरी बी मेरे काम का नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मशीनरी बी के बगैर मैं आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो यहां पे मशीनरी बी को मैं एक रेगुलर एसेट नहीं बोल सकता हूं। ये जो भी जनरेशन होगा, जो भी इंपेयरमेंट करना है, इसको हम पूरे यूनिट की तरह ओवरऑल एज अ यूनिट करेंगे, और पूरा यूनिट मेरा है फैक्ट्री। तो पूरे फैक्ट्री में ये तीनों मशीनरी का कैरिंग अमाउंट लिया जाएगा, पूरी फैक्ट्री का रिकवरेबल अमाउंट लिया जाएगा, और फिर चेक किया जाएगा इज देयर एनी इंपेयरमेंट। मान लेते हैं पूरी फैक्ट्री का कैरिंग अमाउंट होता है 100 करोड़, और रिकवरेबल अमाउंट आज भी 120 करोड़ है। इज देयर अ नीड टू इंपेयर? द आंसर इज नो। Although there is a problem in machinery B, I'm knowing this fact. There is a problem in machinery B, but there is no need to impair because आपके पास already funds है ना, आपको 120 करोड़ मिलने वाले बाहर से, आपकी वैल्यू अगर 100 करोड़ भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है बॉस। समझ में आ रहा है क्या? You don't need to book impairment. Is the point clear? That means बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, अगर ये मेरा CGU है, that is the cash generating unit, अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट बुक करना अलाउड नहीं है।
आपको ओवरऑल एज अ होल करना है। तो यहाँ पे ये पूरा सीजीयू है और यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा प्लांट है, बहुत सारी मशीनरी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंडिकेटर आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इंडिकेटर है कि ये डैमेज हो गया है या कुछ भी है, इसका इसका उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो क्या इसको इंपेयर करना पड़ेगा? फिर मैंने उससे पूछा क्या ये प्लांट हैज एन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी टू जनरेट पॉइंट्स? आंसर इज नो। मैंने बोला तू रुक जा भाई, फिर मैं तुझे नहीं कर सकता, मुझे जहां पे पूरा एक यूनिट आएगा ना उसका देखूंगा। तो ये पूरे सीजीयू का मैं कैरिंग अमाउंट और रेवेन्यू सॉरी रिकवरेबल अमाउंट चेक करूंगा और फिर चेक करूंगा इज देयर अ नीड टू इंपेयर। अगर आंसर आया यस तो फिर मैं इसको इंपेयर करूंगा, तो इंपेयर कर नहीं सकता। दैट मींस अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, एक बहुत यहीं का एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा क्लास है, राइट, मेरा क्लास है। इज दिस पोडियम एन एसेट फॉर मी? इज दिस लैपटॉप एन एसेट फॉर मी? ये जितना भी फिटिंग्स है पूरा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये पूरा ये टीवी एंड ऑल, क्या ये मेरे लिए एसेट्स, राइट, एसेट्स, राइट। मैं जनरेशन चेक करूंगा कि मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी कितना। अब ये सब एसेट्स की वैल्यू मान लेता है, ये सब एसेट्स की वैल्यू मेरे लिए 20 लाख रुपए, मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं यहाँ, ठीक है। ये टीवी वर्क नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल, ये टीवी वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा इसको इंपेयर करने की जरूरत है, इसको इंपेयर करने की जरूरत है। मैं बोलूंगा नहीं रुक जा, ऐसा इंपेयर नहीं होता। मैं बोलूंगा मेरे लिए टीवी, मेरे लिए जो टीवी है मेरे बुक्स में दिख रहा है ये टीवी मेरे लिए 50,000 का है, 50,000 का टीवी है, राइट, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आज के आज मैं इसको बेच दूं तो मुझे मिलेंगे सिर्फ 10,000 रुपए, तो शुड आई इंपेयर 40,000? आंसर इज नो, रुक जा, क्योंकि मेरे लिए अकेला ये टीवी जनरेट करके दे रहा है, जस्ट बिकॉज ये टीवी आप आ रहे हो क्या? नहीं, ये पूरे क्लास में सब कुछ है यहाँ पे, उसकी वजह से आप आ रहे हो यहाँ पे, राइट, जस्ट बिकॉज दिस टीवी है यहाँ पे आप लोग आ रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ बोर्ड लगा दूं तो भी आप बैठोगे और तो भी पढ़ोगे आप मुझसे, अगर मुझसे पढ़ना है तो, राइट। तो ये बात है कि दिस टीवी इज नॉट जनरेटिंग एनी, बट यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रही है, ये टीवी मेरे लिए जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये टीवी एक हेल्प कर रहा है, मेरे पास एसेट तो है ना। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना सर ये टीवी मेरे को कोई जनरेट नहीं करके दे रहा, मैं इसको ऐसे नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, ये क्लास से मेरा फ्यूचर कैश फ्लो कितना आ रहा है और मेरे सब एसेट्स का, पूरे एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है। मैं बोलूंगा मेरी टीवी 50,000 की है, मेरा पोडियम 20,000 का है, मेरा लैपटॉप 1 लाख का है, एंड सो ऑन। मेरे पास टोटल मान लेते हैं 20 लाख के एसेट है। और अगर मैं फ्यूचर जनरेशन चेक, फ्यूचर जनरेटिंग कैपेसिटी देखूं, आपके कैश फ्लोज की जनरेटिंग कैपेसिटी देखूं, मेरे पास 20 लाख के एसेट है और मुझे लग रहा है कि मैं 50 लाख और कमाऊंगा इससे, तो इज द रिकवरेबल अमाउंट मोर देन द कैरिंग अमाउंट? यस, तो फिर इंपेयरमेंट बुक करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो मैं एक एक छोटे छोटे एसेट को देखो क्या? नहीं, कितना टाइम नहीं है मेरे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे अगर हम बात करें होटल्स की, एक नॉर्मल होटल में क्या क्या रहता है? अगर ये होटल है तो कहना से ये रूम्स हैं, मेरे पास ये भी रहेगा, रेस्टो भी रहेगा, स्विमिंग पूल भी रहेगा, राइट, मेरे पास स्नूकर टेबल्स एंड वो गेम्स एक्टिविटीज रहेगा, राइट। सबसे रेवेन्यू जनरेट होगा। प्रॉब्लम क्या है बताइए? क्या एक रूम में एक मान लेते हैं लाइट्स फैन सब ऑफ हो गए, सब बंद पड़ गए, मुझे लग रहा नहीं ये एक रूम में प्रॉब्लम है, एक रूम में, तो उसको इंपेयर करना पड़ेगा। इज दिस पॉसिबल? नहीं, अकेला वो रूम कमा के दे रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे अकेले रूम का इंपेयरमेंट नहीं होता है। और होटल इज द सीजीयू, a hotel is the CGU, that's the cash generating unit for you. Is the point clear? तो मैं पूरे होटल का जितना भी इनकम सोर्स आ रहा है, रूम से, रेस्टोरेंट से, स्विमिंग पूल से, एक्टिविटी से, जो भी आ रहा है, सबका, जितने भी एसेट्स है मेरे पास, जितने भी एसेट्स है मेरे पास, सबका कैरिंग अमाउंट चेक करूंगा और सबका रेवेन्यू ये करूंगा, रिकवरेबल अमाउंट, और फिर कंपेयर करूंगा, इज देयर नीड टू इंपेयर? इज द पॉइंट क्लियर? यहाँ पे इंडिविजुअल पॉइंट्स नहीं लेता है। तो यहाँ पे कुछ केसेस आएंगे, वेदर दैट विल बी ट्रीटेड एज सीजीयू और वेदर दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सीजीयू। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मॉल का। आई ओन अ मॉल, मैं एक मॉल ओन करता हूं पूरा, राइट। उसके अंदर, या फिर एक काम करते हैं अपन आइनॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, आइनॉक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स में 8 स्क्रीन हैं, 8 स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन 2 का प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, स्क्रीन 2 में प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, तो मैंने टेम्पररी होल्ड पे डाल दिया है, बाकी स्क्रीन में चालू है मेरे। प्लस यहाँ पे मेरे पास ये भी है, कैंटीन भी है, जितने लोग आते हैं सब कैंटीन यूज करना है, राइट। ऑब्वियसली वो परचेस करेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे शॉप्स भी हैं जिनसे मैं रेंट लेता हूँ, छोटे छोटे शॉप्स हैं जिनसे मैं रेंट लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इनसे भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनसे भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन 2 में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इज देयर अ नीड टू इंपेयर? नो, क्योंकि आइनॉक्स पूरा इज अ सीजीयू। इज द पॉइंट क्लियर? तो मैं पूरे आइनॉक्स का जितना भी रिकवरेबल अमाउंट है, जितना भी टोटल एसेट्स हैं, सबका कैरिंग अमाउंट और सबका रिकवरेबल अमाउंट चेक करूंगा और फिर मैं चेक करूंगा इज देयर अ नीड टू इंपेयरमेंट। एक छोटे हुए एसेट का चेक नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीजीयू। हाँ, अब मैं आपको बोल रहा हूं आइनॉक्स एज अ कंपनी, आइनॉक्स एज अ कंपनी
अब किसके पॉइंट में सोच रहे हो, ये करना जरूरी है। आइनॉक्स एज अ कंपनी, उसके बहुत सारे अलग अलग ये रहेंगे मल्टीप्लेक्सेस, राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक है अपना एमेनोराम है, राइट, एक एमेनोराम है। एक मान लेते हैं अपना बानेर में, एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग अलग एरिया में, राइट। कैन दिस बी ट्रीटेड एज सेपरेट सीजीयूज? यस, ये अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज इसका वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको एम्पेयर करूँ, ऐसा नहीं है। इसका अलग निकालूंगा, इसका अलग निकालूंगा, बिकॉज दीज आर सेपरेट सीजीयूज फॉर मी। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? जब मैं सेपरेट कर पा रहा हूं तो ये सेपरेट सीजीयू है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? इस तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल देखे हैं सीजीयू के। मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, प्लीज ध्यान दीजिए। अभी आपको जो सुनने का काम करना है। A hotel has several restaurants, rooms, conference halls, health clubs, and other facilities. Right? Since each of these facilities are not capable of generating revenues independently, अलग से ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता है, टोटल एज अ होटल ये आपका सीजीयू बनेगा। The entire hotel and not the individual facility would be treated as CGU. समझ में आ रहा है? तो अगर कहीं एक पे प्रॉब्लम आता है तो उसको इंपेयर करते मत बैठ। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? डीमार्ट, अगर मैं डीमार्ट की बात करूं, डीमार्ट, क्या डीमार्ट के अलग अलग स्टोर्स हैं? क्या वो अलग अलग स्टोर सीजीयू बोल सकते हैं? यस। अब अगर डीमार्ट में कोई एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो उसको इंपेयर करना शुरू कर दूं क्या? नहीं, पूरे डीमार्ट का एक यूनिट को मैं इंपेयर करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका चेक करूंगा क्या वो एक एसेट की वजह से मेरा प्रॉब्लम आ रहा है क्या? आंसर इज नो। मैं उसका टोटल रेवेन्यू, टोटल रिकवरेबल अमाउंट और टोटल कैरिंग अमाउंट चेक करूंगा। इज द पॉइंट क्लियर? A huge multiplex has a bowling alley, theaters, hotels, shopping mall, etc. Since each of these facilities are not capable of generating revenues independently, the entire multiplex and not the individual units would be treated as CGU. पूरा multiplex आपका CGU माना जाएगा. Is the point clear? An enterprise has several retail stores spread across various locations that are centrally managed in terms of purchase, pricing, advertisement, etc. मेरे पास बहुत सारे स्टोर्स हैं अलग अलग, जैसे मैं डीमार्ट की एग्जांपल ले रहा था। एज अ कंपनी मेरा डीमार्ट है, मेरे बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स हैं। परचेज मैं देखता हूँ, पूरा पूरा सेंटर मैनेजमेंट देखता है, राइट। और फिर जब परचेज करने के बाद क्या होता है, डिस्पैच होता है हर सेंटर में, राइट। अब अगर कोई एक स्टोर में प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या वो स्टोर इज अ सेपरेट सीजीयू फॉर मी? यस और नो? द आंसर इज यस। तो ये बोल रहा है each of these stores would be separate CGU. Each of these stores will be separate CGUs since they are in different location and probably at different customer base. सबके अलग अलग कस्टमर्स हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर प्रॉब्लम है तो इधर का प्रॉब्लम इधर भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये सेपरेट सीजीयू मान सकते हैं। डीमार्ट आइनॉक्स मैंने एग्जांपल दिया आपको। ओके, अब यहाँ पे कुछ दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। मेरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का 70% मतलब मान लेते हैं 10 फ्लोर्स हैं। 7 फ्लोर्स मेरा मैं यूज करता हूँ, 7 फ्लोर्स। 3 फ्लोर्स जरूरत नहीं पड़ रही थी, मैंने सोचा क्या करूंगा, बड़े बड़े रेंट पे दे दिया मैंने, रेंट पे दे दिया, राइट। और फिर 6 महीने बाद वो रेंट पे बिक नहीं रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा इसको इंपेयर करने की जरूरत है? आंसर इज नो। क्यों इंपेयर करने की जरूरत क्यों नहीं है? तो वो कभी भी आपका रिकवरी अमाउंट में हाई नहीं करूँ, वो तो खाली पड़ा था तभी आपने दिया। आपका पर्पस वही था क्या? आंसर इज नो, दैट वाज नॉट योर पर्पस। रेंट कमाना आपका काम था क्या? नहीं, आपका काम था बिल्डिंग यूज करना। जस्ट बिकॉज वो टेनेंट छोड़ के चला गया तो आप बोलोगे सर वो छोड़ के चला गया मतलब पक्का कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसको इंपेयर करो, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? आपका मेन पर्पस क्या था? आपको यूज करना। समझ में आ रहा है? दैट रेंट अर्निंग वाज नॉट एट ऑल योर मेन बिजनेस। इज द पॉइंट क्लियर? तो उसको वो रेंट जो आ रहा था उसको मैं अलग से इंपेयर नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो द मेन एम वाज मेरा ऑफिस को मैं इंपेयर कर सकता हूं, नॉट फॉर दैट रेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दूसरा ये एग्जांपल यहां पे दिया है, माइनिंग पता है क्या होता है बेटा? कैसे करते हैं माइनिंग? हाँ, वो रेल बनाना पड़ेगा पूरा, नीचे नीचे भी मुझे एक वो बनाना पड़ेगा सब, राइट, अंदर रखना पड़ेगा, कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। तो रेल जो रूट बनाना पड़ेगा कहने से वो मुझे पैसे लगेंगे उसके लिए, राइट। फिर मैंने सोचा वो रेल में प्रॉब्लम आ रहा है, वो बराबर चल नहीं रहा है, तो इसको इंपेयर करो। ऐसे नहीं चलता है ना? क्यों नहीं चलता है? फॉर द सिंपल रीजन दैट इज नॉट अर्निंग फॉर मी। मैं उसको बिठा के कुछ अर्न कर रहा हूँ क्या किसको? नहीं, आई एम यूजिंग दैट। समझ में आ रहा है क्या? दैट कंप्लीट माइनिंग जो पूरा हो रहा है दैट इज सीजीयू फॉर मी। वो माइनिंग से मैं कितना जनरेट करूंगा, वो माइनिंग से तब हम बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सो वो रेलवे को मैं वहां पे सीजीयू नहीं मान सकता हूं। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। अ माइनिंग एंटरप्राइज owns a private railway to support its mining activities. The private railway could be sold only for scrap value and the private railway does not generate any cash flows. उसे कुछ cash flow मिल नहीं रहा है from continuing use. It is not possible to estimate the recoverable amount.
of the private railway. Therefore, the enterprise should estimate the recoverable amount of the CGU to which the private railway, that is the mine as a whole. Mine को CGU बोलोगे, वो रेलवे को CGU, समझ में आ रहा है? तो माइन का चेक करेंगे, माइन का कैरिंग अमाउंट कितना है एंड माइन का रिकवरेबल अमाउंट कितना है. माइन को इंपेयर करने की जरूरत है क्या? रेलवे को इंपेयर करने की जरूरत है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इन शॉर्ट, आपको थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचना है, ब्रॉडर वे में. जस्ट मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे ये बेंच पे प्रॉब्लम आ रहा है, सर इसको इंपेयर करो, ऐसा नहीं होता. समझ में आ रहा है क्या? एक छोटे छोटे एसेट लेके नहीं बैठ सकता हूँ मैं, अब ग्रुप ऑफ एसेट्स को लेना पड़ता है. अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी है तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंटली आप नहीं यूज कर सकते हो या उससे जनरेट नहीं कर सकते हो तो आपको सीजीयू एज अ होल लेना पड़ता है. इज द पॉइंट क्लियर होता है? हाँ, फिर मैं बिल्कुल करूंगा. मान लेते हैं मेरा काम है बिल्डिंग्स बनाओ रेंट पे दो, बिल्डिंग्स बनाओ रेंट पे दो, मेरा काम ही वही है, बराबर. 3 बिक रहे हैं, एक नहीं बिक रहा है, एक नहीं, मतलब मेरे पास चार चार बिल्डिंग है, मैंने बनाया, मेरा पर्पस यही था 4 बिल्डिंग बनाओ भाड़े पे चढ़ा दो. क्या मेरा मेन बिजनेस ये था? द आंसर इज यस. 3 बिल्डिंग हो गई, एक बिल्डिंग पे कोई रेंट पे आ नहीं रहा है, पक्का कुछ प्रॉब्लम है वहां पे. मे बी शायद वो लोग वास्तु को बहुत मानते हैं वगैरह, जो भी है, राइट, बोल सकते. इज देयर अ नीड टू इंपेयर दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग? द आंसर इज यस. मेरा मेन बिजनेस वो था बेटा. दैट पर्पस वाज नॉट टू यूज दैट बिल्डिंग, माय पर्पस वाज टू रेंट, लेट इट आउट. इज द पॉइंट क्लियर? तो वो पर्पस बहुत काम करेगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो वो काम करेगा. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट. A bus company provides services under contract with the municipality that requires minimum service on each of the 5 separate routes. मान लेते हैं मेरा बस सर्विस है और आई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद म्युनिसिपैलिटी और उसने 5 अलग अलग रूट्स दे दिया मुझे कि आपको ये रूट्स पे सर्विस देना पड़ेगा. ठीक है, मैंने ओके बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट डन कर दिया. Assets devoted to each route and the cash flows from each route can be identified separately. और इधर के बस मैंने अलग रखे, मतलब ये रूट पे 3 बस जाएंगे, ये रूट पे 5 बस जाएंगे, ये रूट पे 8 बस जाएंगे, राइट. तो मैंने बस लिया तो बस इज एन एसेट फॉर मी, उसके लिए अलग ऑफिस बना के रखा है मैंने, अलग अलग यहाँ से रूट जाएगा, वहां से आएगा, रिपोर्ट यहाँ पे करेगा ड्राइवर, सब मैंने करके रखा है. इससे कितना रेवेन्यू आएगा कितना नहीं होगा ये सब करके रखा है. बट वन ऑफ द रूट ऑपरेट्स एट अ सिग्निफिकेंट लॉस. एक आधा रूट मेरा लॉस पे जा रहा है, तो क्या मैं वो एक इंडिपेंडेंट को क्या सीजी मान सकता हूँ? नॉर्मली बच्चों को आता है हाँ, लेकिन आंसर इज नो. क्यों? मैं सोचूंगा एक लॉस है ना, इसको बंद कर दो. प्रॉब्लम क्या है, मैं बंद नहीं कर पा रहा. कॉन्ट्रैक्ट 5 का था, मैं बोलूंगा एक काम करो, एक रूट किसी और को दे दो, ये 4 रूट मुझे दे दो, म्युनिसिपैलिटी वो वाला बोलेगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलता है, पूरे 5 करने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है? तो अकेले को इंपेयर करना अलाउड नहीं है, सबका चेक करो ना. तो समझ में आ रहा है क्या? सबका चेक करो पूरे का. तो एज अ सीजीयू एज अ होल बिजनेस इज माय अर्निंग कैपेसिटी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे मैं अकेला नहीं कर सकता था, बिकॉज अकेले को बंद नहीं कर सकता हूँ. आई हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द म्युनिसिपैलिटी और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था 5 रोड पे 5 सर्विस देना, 5 अलग अलग रूट पे. मैं बोलूंगा 4 प्रॉफिटेबल है, एक लॉस मेकिंग है, इसको इंपेयर करो. द आंसर इज नो. पूरे इसका आपको करना पड़ेगा. द आंसर इज अकेले में कर ही नहीं सकता मैं यहाँ पे. समझ में आ रहा है क्या पॉइंट यहाँ पे? तो यही क्वेश्चंस रहेंगे, वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज सीजी और नॉट. तो आपको ये चेक करना है कि इंडिपेंडेंटली मैं उसको बंद कर सकता था क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. अगर मैं ये बंद करूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हट जाएगा, वो बोलेगा कुछ भी नहीं, यहाँ से भी जनरेशन बंद करो. तो उसको यहाँ से प्रॉफिट आना है 4 जगह से, तो एक का लॉस बेयर करो ना फिर. समझ में आ रहा है? यू डोंट नीड टू इंपेयर दैट. लॉजिक क्लियर है? आगे तो ये एग्जांपल दिया है. अब ये जितना मैंने समझाया था आपको दैट वाज प्रैक्टिकल, सॉरी दैट वाज थियोरेटिकल. अब प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है? अ प्लांट वाज परचेस्ड अ फ्यू इयर्स अगो. प्लांट डज नॉट जनरेट एनी कैश फ्लो. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरा सीजीयू है, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स हैं. मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, मशीनरी 4, मशीनरी 5, सबसे प्रोडक्ट बनता है. अकेला वो प्लांट कुछ नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? मान लेते हैं वो मशीनरी बना है, ये छोटा सा प्लांट है यहाँ पर, राइट. तो मैंने इसका भी आपको सीए और आरए दिया है, राइट. एंड एज अ सीजीयू सीए और आरए दिया है. आप क्या कंपेयर करोगे, सीजीयू या प्लांट? दिस इज अ स्मॉल प्लांट. आई विल कंपेयर द सीजीयू नॉट द प्लांट. मान लेता है ये 10 करोड़ आया और ये 2 करोड़ आया. तो बोलो सर 8 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इंपेयर करो जल्दी से. प्रॉब्लम को रुक जाओ. अकेला उसकी कैपेसिटी है क्या रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी? नहीं, इट इज अंडर द सीजीयू. तो सीजीयू का चेक करो. सीजीयू का यहाँ पे आया 100 करोड़ और यहाँ पे आया 150 करोड़. इंपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर क्यों इंपेयर करना है? जस्ट बिकॉज एक छोटा एसेट में प्रॉब्लम आ गया मैं इंपेयर करना शुरू करूं, ऐसे तो फिर वो एसेट में और छोटे छोटे एसेट्स रहेंगे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं पूरे क्लास की बात कर रहा हूं, ये पूरा क्लास मेरे लिए एसेट है. मैं एक बेंच के पीछे नहीं बैठ सकता हूं, सर ये बेंच खराब हो गया इसको कंपेयर करो, वो वाला बेंच खराब हो गया उसको कंपेयर करो, टीवी खराब हो गया उसको कंपेयर करो, ऐसा नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? एज अ होल चेक करना पड़ता है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मेरे टोटल एसेट्स को एक साथ माइनस करूंगा, मैं एक एक एसेट को लेके नहीं बैठ सकता हूं मैं. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, प्लीज ध्यान दीजिए. आपका सीजीयू 100 और 120 है. सीजीयू को इंपेयर करने की जरूरत लग रही है क्या?
कैरिंग अमाउंट इज 100, रिकवरेबल इज 120, इंपेयर करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। यहां पे आप बोल रहे हो कि इंपेयर करो, लेकिन कैन द प्लांट बी इंपेयर्ड? आंसर इज नो। क्या लिखा मैंने? एज पर 99 ऑफ एस 28, नो इम्पेयरमेंट लॉस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इफ द रिलेटेड सीजीयू इज नॉट इंपेयर्ड। अगर सीजीयू इंपेयर नहीं हो रहा है तो आपको प्लांट को इंपेयर करना है, दैट इज वो जो इंडिविजुअल एसेट है उसको इंपेयर करना अलाउड नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? केस में आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स में या फिर आपके सिलेबस तक कितना है, आपके सिलेबस तक कितना है, अब हम थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है? प्लीज ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट में अगेन दिस इज द पॉइंट जो बच्चे भूल जाते हैं। एक माइनिंग था बेटा, माइनिंग पता है गवर्नमेंट आपको लीज पे कैसे देती? लीज पे। अब सीधी बात है, माइनिंग में आप पूरा डिगिंग करोगे अंदर तो आप वो खराब करो ना वो एरिया, एक्चुअली बोलता है बाद में ये पूरी भरपाई करके पूरा फ्लैट करके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं देंगे आपको पुलिस पे। 10 साल लीज पे देंगे ना तो 10 साल के बाद ये पूरा एज इट इज वापस करके देना पूरा मुझे पूरा। आप ये खोद के चले जाओगे बाद में, फिर हम करेंगे पूरा भरपाई, ऐसे नहीं करेंगे। आप एज इट इज पूरा वापस ला के दोगे मुझे, तो क्या वापस लाने के लिए और पैसा लगेगा? यस और नो? ये पैसा आज लगेगा या लीज टर्म खत्म होने के बाद? खत्म होने के बाद, मान लेते हैं 10 साल बाद, मान लेते हैं 10 साल बाद, राइट? तो क्या 10 साल बाद, मान लेते हैं 10 साल बाद मुझे 20 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, वो सब ठीक करने के लिए 20 करोड़ रुपए लगने वाला है, तो क्या उसका प्रोविजन मैं आज से बना सकता हूँ कि ये पेमेंट देना बाकी है? अब सीधी बात है, 20 करोड़ आज थोड़ी लगने, 20 करोड़ तो सॉरी 20 करोड़ 10 साल बाद लगेंगे, तो क्या उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा? यस। तो यहाँ पे ध्यान दो गाइस, यहाँ पे ध्यान दो, यस प्लीज ध्यान दीजिए। प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ माइन एट प्रेजेंट वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 10 करोड़। ऑल्दो 10 ईयर्स के बाद शायद 20 करोड़ लगेगा, लेकिन मैंने अभी से उसको 10 करोड़ पे ला लिया, उसका प्रोविजन बना के रखा है मैंने, राइट? और माइन ऑन लीज मैंने कितने में लीज लिया? 80 करोड़। ये मेरी बुक वैल्यू है, मैं 80 नहीं मानूंगा, मैं 70 मानूंगा, क्योंकि 80 में से 10 करोड़ तो मुझे वैसे भी देने ही है ना। समझ में आ रहा है क्या? अगर उसकी लाइबिलिटी है तो मेरे लिए कैरिंग अमाउंट विल बी 70 एंड नॉट 80। नाउ दिस इज अ माइन्यूट पॉइंट, लेकिन कभी कभार वो देते हैं आप, ये मेरे बुक्स में प्रोविजन दिख रहा है उसके अगेंस्ट में। अगर कोई प्रोविजन है तो नेट कैरिंग अमाउंट चेक किया जाता है, कैरिंग अमाउंट चेक नहीं किया जाता। व्हाट इज द नेट कैरिंग अमाउंट? 70। मतलब जब आप कंपेयर करोगे, अगर मैं आपको बोल दूं मेरा यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट 75 है, तो विल यू ये इंपेयर? नो। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू 80 नहीं है, वैल्यू 70 है। तो आप बोलोगे रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, बच्चे उल्टा कर देते हैं, सर 80 का 75 हो गया, कम करो। नहीं कम करेंगे बेटा, मैं बुक्स में 80 दिखाया नहीं, मैंने 70 दिखाया है। तो कैरिंग अमाउंट 70 है, कैरिंग अमाउंट 70 है, और मुझे मार्केट से वापस कितना पैसा मिलेगा? 75। ज्यादा ही मिल रहा है ना? क्या लॉस बुक करना है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तो क्या 5 का लॉस बुक करना पड़ता? यस, बुक करना। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो ये चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करके दिया है। समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है, माइन वाला है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्या बोल रहा है? लाइट लिमिटेड is a multi-product manufacturing company. Please ध्यान दीजिए. Having its corporate office in a big building. As the area of building is large, Light Limited has let out 1/3 area of the building at a monthly rent of rupees 100 lakhs. ठीक है? The lease rent with the tenant is for next 5 years. Is the building cash generating unit? If not, what is the cash generating unit of that building? बेटा बिल्डिंग मैं यूज कर रहा हूं खुद के, क्योंकि मुझे पूरा रिक्वायरमेंट नहीं था, तो 1/3 मैंने लेट आउट कर दिया, उससे मेरा पैसा आना शुरू हो गया। तो क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो क्या मैं इसको सीजी मान सकता हूँ? आंसर इज नो। बिल्डिंग रेंट पे करना मेरा कभी था ही नहीं, राइट? मेरा पर्पस था ही नहीं वो। क्या उसको लेट आउट करना मेरा पर्पस था क्या? नहीं। तो कहना है एज अ कंपनी, जो एज अ कंपनी वही मेरा सीजी माना जाए। तो यहाँ पे चेक कीजिए, इन द इंस्टेंट केस द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बिल्डिंग इज टू सर्व एज अ कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ लाइट लिमिटेड, नॉट टू रेंट। लेट आउट करने के लिए नहीं रखा था मैंने, यूज करने के लिए रखा था। Which is engaged in a multi-product manufacturing activities. Therefore, the building as a whole cannot be considered as to generate cash flows, which are largely independent of cash flows for the company as a whole. The building is not held as an investment, therefore it could not be appropriate to determine value and use of the building on future market rent. Hence, building is not a cash generating unit. The cash generating unit for the building is Light Limited, the company as a whole. Company ही मेरा CGU था, ना कि वो building. Just because मैं building से revenue generate करना शुरू हो गया, तो मैं बोलूंगा सर इसको इम्पेयर करने की जरूरत है, just because वो tenant छोड़ के जा रहा है, तो ऐसा नहीं है।
समझ में आ रहा है, एज अ कंपनी, क्योंकि मैं वो पैसों की तरफ कभी देख भी नहीं रहा था, ये सिर्फ खाली था इसलिए मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, जरूरत नहीं थी मुझे इसके पैसों। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट ये? सो दिस इज नॉट अ सीजीयू। लॉजिक क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज ध्यान दीजिए। A Limited purchased a plant for 28 lakhs a few years ago and the WDV of the plant is 17 lakhs. मैंने परचेस कितने में किया था? 28, और उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 70। मतलब मैं बोल रहा हूं मेरे प्लांट में, ये जो बैलेंस शीट है, मेरा प्लांट कितने का दिख रहा है? 17 lakhs, राइट? आगे, द प्लांट डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। प्लांट में कुछ कैश फ्लो नहीं, मैं इसको इंडिविजुअली इंपेयर कर सकता हूं क्या? आंसर मुझे इसका सीजीयू चेक करना, राइट? आगे, बट इज अ पार्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट विच जनरेट्स इंडिपेंडेंट कैश फ्लोस, और ये छोटा पार्ट है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ऑफ दिस कैश जनरेटिंग यूनिट 1 crore 50 lakhs। और वो क्या बोल रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये मेरे लिए सीजीयू है, दिस इज सीजीयू, एंड ये एक छोटा सा प्लांट है उसके अंदर, राइट? एक एक करके इंफॉर्मेशन दिखते हैं। इसका कैरिंग अमाउंट दिया है क्या? कितना दिया है? 17 lakhs। और इसका कैरिंग अमाउंट कितना दिया? 1.5 crores। समझ में आ रहा है क्या? इंडिविजुअल, मैं एकदम रफ में आपको दे रहा हूं आंसर। द रिकवरेबल अमाउंट्स ऑफ दैट प्लांट एंड द कैश जनरेटिंग यूनिट। रिकवरेबल कैसे निकाला होगा तो बताओ तो मुझे। वीआईयू और एनएसपी का है, उसने निकाल के दिया, आपको दिमाग नहीं लगा, उसने निकाल के दिया, मतलब उसने कैलकुलेशन किया होगा। तो रिकवरेबल अमाउंट उसने डायरेक्ट निकाल के दिया, कितना कितना है? 15 lakhs एंड 1.62 crores। तो यहां पर इसका रिकवरेबल अमाउंट इज 1.62 crores और इसका रिकवरेबल अमाउंट इज 15 lakhs। तो इसको इंपेयर करने की जरूरत है क्या बेटा? नहीं, क्योंकि मैं इसको चेक करूंगा, होल को चेक, इसका चेक करो, इंपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ इम्पेयरमेंट, एंड देयरफॉर इफ सीजी इज नॉट इम्पेयर्ड द इंडिविजुअल एसेट्स कैन नॉट बी इम्पेयर्ड। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो यहां पे मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। No impairment loss is recognized for the asset if the related CGU is not impaired, so the firm need not recognize any impairment. Is the point clear? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो बात बहुत सिंपल सी है। मैं मेरा लॉस कब बुक करूंगा? जब मेरा रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरा टीवी खराब हो गया, ठीक है? 50,000 का टीवी मेरे बुक्स में दिख रहा है, आज के आज बेचूंगा, मुझे सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं, तो क्या मैंने 40 का लॉस बुक करना चाहिए? बात यहाँ पे ये चल रहा है। तो मैं एक एक एसेट का नहीं देख सकता हूँ। अब देखो मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, नहीं उसको आप अपने बुक्स में रहने दो, 17 लाख पे रहने दो, उसको 15 लाख पे मत लेके आओ। इंडिविजुअल एसेट को मैं नीचे नीचे नहीं ला सकता, आपको ओवरऑल सीजीयू अगर इंपेयर करना पड़ा तो एक एक करके करना पड़ेगा, और ये एक एक भी कैसे करना है ये आगे क्वेश्चन है, तो आपको वो जो माइंड में क्वेरी है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? ओके, प्लीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगेन आपको दिखने में बड़ा लग रहा है, बट ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन को एनालाइज करना, देखते हैं। मयूर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड acquired a sachet filling company on 1st April 2017 for rupees 60 lakhs. कब acquire किया उसने? 1st April 17 के 60 lakhs. The machine was expected to have a productive life of 6 years. 6 साल चलेगी. At the end of financial year 17-18 कितने साल हो चुके हैं बेटा? 1 साल. 1 साल, right? The carrying amount was 41 lakhs. 1 अप्रैल 2017 को लिया मैंने, परचेस किया, परचेस कितने में किया? 60 lakhs बराबर, और द मशीन वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 6 years. एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 मतलब पहला साल, 1 साल बाद इसको डेप्रिसिएट कितना हुआ? इसका डब्ल्यूडीवी कितना आ गया? 41 lakhs. Can I say this is my carrying? A short circuit occurred in the financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and was still working in order to at the close of the financial year. The machine was expected to fetch 36 lakhs. और मेरा कॉस्ट था 60, मैंने इसको डेप्रिसिएट किया होगा और मेरा डब्ल्यूडीवी कितना आ गया? 41, और इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है? 36। फिलहाल ये बात समझ में आ गई, ये किसकी बात चल रही है? ये जो सैशे फिलिंग की जो मशीनरी है उसकी बात चल रही है, राइट? आगे, द मशीनरी बाय इटसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो। फिर मैंने बोला तो इंपेयर रुक जा, तेरे को इंपेयर नहीं करूंगा अभी, पहले मुझे पूरा सीजीयू चेक। समझ में आ रहा है क्या? जैसे उसने बोल दिया
it is not capable of generating cash flows, so this is a part of CGU, so this asset alone cannot be impaired. पूरे CGU का कंपेयर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? पूरे CGU कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, however the smallest group of the assets comprising of this machine, जो मेरा एक छोटा ग्रुप है जिसमें ये मशीन है, is capable of generating cash flows of 50 to 54 crores per annum and has a carrying amount of 3.46 crores। मतलब ये एक छोटा सा प्लांट था, अब मैं वापस से CGU बना रहा हूं बेटा, ये एक CGU है, राइट, और उसके अंदर एक छोटा सा प्लांट है। ये प्लांट का कैरिंग अमाउंट कितना है? 41। एंड व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? 36। यहां तक समझ में आया? ये CGU का कैरिंग अमाउंट कितना है? 3.46 करोड़, बराबर। और आगे वो क्या बोल रहे हैं, all such machines put together would fetch a sum of 4.44 crore if disposed recoverable। RA is 4.44, is RA more, is there a need to impair? No। तो क्या वो प्लांट को इम्पेयर करूंगा क्या मैं? No। if the CGU is not impaired, the individual assets cannot be impaired। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन था बेटा, आपको समझना सिर्फ ये इतना था, ये बॉक्स बना के आपको समझना। लॉजिक क्लियर है? बहुत है, ध्यान दीजिए। हाँ, आगे ध्यान दीजिए। A publisher owns 150 magazine titles, of which 70 were purchased and 80 were self-created। टाइटल्स परचेस करता हूँ, 70 मैंने परचेस किया था और 80 को मैंने सेल्फ क्रिएट किया था, अलग अलग। द प्राइस पेड फॉर द परचेज मैगजीन इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। बेटा अगर मैं परचेस करता हूं तो उसको इंटेंजिबल एसेट मानता हूं। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल्स एंड मेंटेनिंग द एक्जिस्टिंग टाइटल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। मतलब ये 80 का तो एक्सपेंस बुक कर दिया, ये तो एसेट है नहीं मेरे लिए, मतलब इसको तो इंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपन बात कर रहे हैं 70 की, अपन ये बात कर रहे हैं 70 की जो मैं परचेस करता हूं किसी और से, ठीक है। Cash inflows from direct sales and advertisement are identifiable for each magazine title। मैं सबका अलग अलग टाइटल चेक कर सकता हूं और सबसे कैश फ्लो कितना आ रहा है अलग अलग बता सकता हूं। Titles are managed by customer segments। The level of advertising income for the magazine title depends on the range of titles in the customer segment to which the magazine title relates। मतलब एडवर्टीजमेंट मैं उतना ही लगाऊंगा जितना मुझे जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, यहाँ पे कस्टमर ज्यादा बढ़ाना है, तो सिर्फ इतने टाइटल के लिए एडवर्टीजमेंट करूंगा, मतलब इंडिविजुअल। Management has a policy to abandon old titles before the end of the economic lives and replace them immediately with new titles for the same customer segment। What is the cash generating unit for an individual magazine title? क्या वो मैगजीन टाइटल अलग से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? यस। वो एक्सपायर होने के बाद क्या मैं एक ही टाइटल वापस परचेस कर सकता हूँ? यस। क्या मैं उसका इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूँ? यस। तो इज दिस अ सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो। It is likely that individual magazines titles generate cash flows that are largely independent of each other and that each magazine title is a separate cash generating, is a separate CGU। Is the point clear? Right? Okay. हो गया? Practical question 14। 14 चेक कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन में अगर लास्ट है तो फिर आगे के क्वेश्चंस मैंने, हाँ, आपके आपके लेवल का ही लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। बेटा आपके लेवल का लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब आपका एएस खत्म हुआ ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, एएस में आपके लेवल पे थ्योरी में एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है। वो क्या चीज है वो चेक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, एन एसेट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉस व्हिच हैव बीन रिसेंटली एनेक्टेड। द एसेट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड एज पर द लॉ। द एसेट इज कैरिड एट द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 6 लाख। 6 लाख में देख रहा है और गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो एसेट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा इमीडिएटली। क्या उसको पूरी तरह राइट ऑफ करना पड़ेगा? मतलब ये पूरा इंपेयरमेंट लगेगा 6 लाख का। The estimated cost of destroying the asset is 70,000। 70,000 रुपए कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो इसको इंपेयरमेंट बुक कर सकते हैं क्या 70,000 को? नहीं, it can be considered as a liability right in the books as per which is 10 and 29। तो how is the asset to be accounted for? Can I say ये 6 लाख को इमीडिएटली इंपेयर करो बिकॉज इससे वैल्यू न्यूज कुछ नहीं मिलने वाला है, और जो 70,000 है क्या मैं इसके लिए अलग से लाइब्रेरी क्रिएट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? ओके, नहीं ओके। ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे एक एसेट दिख रहा है मुझे 6 लाख रुपए का,
गवर्नमेंट ने रूल निकाला इस टाइप का एसिड कोई भी यूज नहीं करेगा, ये बहुत पॉल्यूशन क्रिएट, इमीडिएटली डिस्कार्ड। मतलब कहने से इसकी वैल्यू, अब क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल निकाले कोई नहीं ऐसे यूज करेगा तो मेरे से कोई खरीदेगा भी नहीं, नहीं खरीदेगा, मुझे उठा के फेंकना है इसको। इन शॉर्ट कहने से मेरे लिए इसकी वैल्यू जीरो हो गई, दैट इज द रिकवरेबल अमाउंट बिकम्स जीरो। तो क्या मैंने 6 लाख का इंपेयरमेंट लॉस बुक करना चाहिए? यस, ये 6 लाख का इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया मैंने, राइट। अब हुआ ऐसे कि ये निकालने के लिए, ये यहां से निकालने के लिए मुझे 70,000 और लगेंगे, तो क्या ये भी लॉस होगा मेरे लिए? यस, ये लॉस हुआ नहीं है, जब निकालूंगा तब लॉस होगा। तो कैन आई क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द सेम? सबसे पहले तो क्या ये 70,000 को इंपेयरमेंट लॉस बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं, इसको इंपेयरमेंट लॉस बोलना अलाउड नहीं है। क्या हो गया? ओके, हाँ प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। यस, तो यहाँ पे आपका एसेट का कॉस्ट कितना, एसेट कितने में देख रहा था? 6 लाख, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। तो क्या पूरा इंपेयरमेंट बुक करना है? यस, लेकिन निकालने के लिए और 70 लगेगा। क्या ये 70 को इंपेयरमेंट लॉस बोला सकता है क्या? नहीं, इसको 70,000 को इंपेयरमेंट लॉस नहीं बोलता है। इंपेयरमेंट लॉस किसका होता है? एसेट का। ये जो 70,000 है, क्या ये भरपाई करके देनी पड़ेगी मुझे? यस। तो ये जो भरना पड़ेगा इसको हम लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे? सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी एज पर AS 10 और AS 29, इज इट नॉट कवर्ड अंडर AS 28, इज द पॉइंट क्लियर? यस, वापस आते हैं नोट्स पे। ओके, 2 मिनट ब्रेक। क्या फाइनल नहीं है बेटा? सुनो ना, सुनो, फाइनल लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये बात मान सकता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि एस पूरा फाइनल में गया, एस आपको इंटर में है तो आपको कवर करना पड़ेगा। बैठो, हाँ बैठो। साइलेंस। एक घंटा और बैठो, हैव अ सीट। ओके, नहीं बैठो, नहीं इतना नहीं लगेगा। ओके, मैं स्टार्ट करूं बेटा? मैं स्टार्ट करूं अभी? जितना आप लेट करोगे उतना लेट होगा, और आपके आगे के लेक्चर्स डिले होंगे, लेक्चर्स होंगे, ठीक है? थैंक यू। तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया था बेटा, अगर मेरा प्रोविजन क्रिएटेड है तो व्हाट इज द नेट कैरिंग अमाउंट? 70। ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इस पे क्वेश्चन? ओके, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज हैव अ लुक। Question number 15. GSL entered into an agreement with the government of India on 1/4/12 for mining the banks of Goa River for extraction of minerals. The agreement is for 10 years, which is also the mine's useful life, and it requires GSL to restore the site on completion
of its mining operations. वो क्या बोल रहा है, आपने कब लिया बेटा ये, 1 अप्रैल 2012 एंड कितने साल के लिए, 10 सालों के लिए, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, आपको रिस्टोर करके देना पड़ेगा, क्या रिस्टोर के लिए पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, राइट। आगे, द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन इंक्लूड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओवरबर्डन which must be removed before mining operations commence. CSL recognized the provision for the cost to replace the overburden as soon as the overburden was removed. The amount provided for recognized as a part of the cost of the mine and is being depreciated over the mine's useful. The carrying amount of the provision for restoration cost is 8 crores, which itself is equal to the present value of restoration cost. मतलब 10 साल बाद मुझे इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, कुछ तो पैसा लगेगा, तो वो कुछ पैसे को मैंने आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लाके प्रोविजन क्रिएट कर दिया। दैट मींस मेरे बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कितना दिख रहा है, प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कितना दिख रहा है, 8 करोड़, क्लियर, 8 करोड़ दिख रहा है। आगे, ऑन 31 मार्च 18, कितने साल बीत चुके हैं बेटा, यस, 1 अप्रैल 2012 में स्टार्ट किया मैंने, तो 31 मार्च 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 6 साल, 6 years. GSL tested the mine for impairment and obtained the following data. 6 साल बाद उसने टेस्ट करना शुरू किया। क्या क्या डेटा है आपके पास, the CGU for the mine is the entire mine, पूरे माइन इज ट्रीटेड एज अ सीजीयू, इंडिविजुअल एसेट्स को नहीं करना है, राइट, वैसे भी हम यही मानते थे। सेकंड, पार्टीज आर विलिंग टू बाय द माइन फॉर अ सम ऑफ 15 करोड़, 15 करोड़ में वो खरीदने को रेडी हैं। दिस प्राइस एनकम्पासेस द फैक्ट दैट द बायर विल टेक ओवर द ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द ओवरबर्डन, और वो बोल रहा है मैं जो 8 करोड़ लगने वाले वो मैं खुद पे कर दूंगा, मतलब क्या मुझे नेट 15 करोड़ मिलने वाला है। यस, तो हम एक बात करते हैं, तो यहां पे कितने का लिया था मैंने, वो कॉस्ट दिया नहीं ना अब तक, ठीक है। एनएसपी मिल गया क्या आपको, व्हाट इज एनएसपी फॉर यू, एनएसपी इज 15 करोड़, ये पॉइंट मिल गया। 8 करोड़ और ऐड करने हैं क्या, नहीं, 8 करोड़ मुझे नहीं भरने पड़ेंगे, मुझे नेट हाथ में 15 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि 8 करोड़ वो लाइबिलिटी वो लेके जा रहा है, मतलब वो पे करेगा, मुझे नहीं पे करना है, राइट। वो बोल रहा है एज इट इज माइन मेरे हाथ में दे दो, मैं आपको 15 करोड़ ले लो, 8 करोड़ में बाद में मैं खुद रिस्टोर कर दूंगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है, मतलब नेट मुझे कितना मिलेगा, 8 करोड़, सॉरी 15 करोड़। आगे, डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ द माइन आर नेग्लिजिबल, तो उसका डिस्पोज का कुछ कॉस्ट नहीं है, मतलब आपको 15 करोड़ पूरा हाथ में मिलेगा। नेक्स्ट, वैल्यू इन यूज ऑफ द माइन इज एस्टिमेटेड एट 24 करोड़ विदाउट कंसीडरिंग रिस्टोरेशन, बेटा 24 करोड़ पे वैल्यू इन यूज है, मतलब आज की प्रेजेंट वैल्यू में मुझे कितना मिलेगा, 24, लेकिन 24 हाथ में आएगा क्या मेरे, नहीं, कि 8 करोड़ देना पड़ेगा मुझे, तो नेट कितना मिलेगा वैल्यू इन यूज, व्हाट इज द वैल्यू इन यूज, 24 माइनस 8 कितना, 16, ऊपर से 15, ऊपर से 8 क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि वो बायर बोला कि मैं पे कर दूंगा, लेकिन इसके अंदर मुझे पे करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या, मतलब वो माइन से मैं 24 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करूंगा, लेकिन 8 करोड़ तो मुझे देना ही है ना, तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में 16 ही आ रहा है। अल्टीमेटली इन दोनों में से व्हाट इज आर ए, कैसे मालूम पड़ा ये, whichever is higher, तो यहां तक तो समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। The carrying amount of the mine is 21 crores. Carrying amount कितना दिख रहा है बेटा, mine 21. Is there a need to impair? Yes, वहां पे आपको चेक करना है, 21 और 16 को कंपेयर नहीं करना है, आपके लिए नेट कैरिंग अमाउंट कितना था, नेट कैरिंग अमाउंट 13, समझ में आ रहा है क्या, यही तो पॉइंट था यहाँ पे, यहां तक बच्चे पहुंच जाते हैं, ये 16 तक पहुंच जाते हैं, कैसे भी करेंगे, और बाद में गलती करते हैं सर 5 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करो, जो गलत है। आपने बुक्स में कभी 21 करोड़ दिखाया नहीं था, आपने नेट दिखाया था 13 करोड़। इज देयर अ नीड टू इम्पेयर, आंसर इज नो, नो इम्पेयरमेंट शुड, इज द पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिर्फ इसके ऊपर, लॉजिक क्लियर है सबको, यस। तो क्वेश्चन की साइज आपको दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, अगर आप क्वेश्चन को धीरे धीरे एनालाइज करो तो इट विल बी वेरी सिंपल। लॉजिक क्लियर है सबको ये, नेक्स्ट ऊपर जाता है, एक एक का एक एक क्वेश्चन दिया है बेटा मैंने, मतलब ऊपर भी मैंने एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन दिया है और एक प्रैक्टिस के लिए रखा है, वो भी मैं रीड कर रहा हूँ। ओके, यस, आपको जो सवाल था, जैसे आपका सवाल था ये, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। 3 assets are in CGU with carrying amount as 8 crores, 18 crores and 4 crores. टोटल कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, मैं इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, एज अ सीजीयू एज अ होल करना पड़ेगा, तो सीजीयू का टोटल कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 30 करोड़। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू एज अ होल इज 21, तो
इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक करना पड़ेगा? 9 करोड़। अब 9 करोड़ कौन सा एसेट कम करूं? 3 है ना, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट? ऑब्वियसली द प्रोपोर्शन, मैं सबको कम करूंगा। 9 करोड़ कम करना इन द रेशियो ऑफ 8:18:4 इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। मैं थोड़ा थोड़ा सबको कम करूंगा, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। मतलब अगर सीजीयू का लॉस आ रहा है तो सीजीयू अकेला कुछ नहीं है बेटा, सीजीयू में बहुत सारे एसेट्स हैं, तो वो बहुत सारे एसेट्स को सबको आपको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कितना कितना आंसर आ रहा है? समझ में आया क्या सबको? पक्का पक्का समझ में आया? अच्छा, अगर मैं ये रिकवरेबल अमाउंट नहीं देता तो आप निकाल सकते हो। रिकवरेबल कैसे निकालते हैं हम? पीआईयू और एनएसपी का जो भी हायर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा सीजीयू का, राइट? और फिर आप कंपेयर करोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर इंपेयरमेंट की जरूरत पड़े तो सीजीयू इंपेयर नहीं होता है। सीजीयू में जो एसेट्स है ना वो सब इंपेयर होता है, इनके उनके जो भी वैल्यू रहेगी उनके रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? वापस आते हैं क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन 16 ध्यान दीजिए। आप लोग आंसर निकालिए, रीड करो और आंसर निकाल के दो। यस, प्लीज रीड एंड गिव मी द आंसर। करोड़ है ही नहीं वहां पे, बेटा जीरोस की गड़बड़, जीरो देती है आपको। कितना लॉस आ रहा है? व्हाट इज द टोटल टोटल सीए? टोटल सीए कितना? 27 lakhs। और टोटल आरए 18 lakhs। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ? 9 lakhs। तो 9 lakhs कौन से रेशियो में? 6:12:9। समझ में आ रहा है क्या? 2, 4 और 3, 2, 4 और 3 ऐसा आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? ओके, समझ में आया यहाँ तक सबको? ओके बेटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मैंने ये लिख के दिया है। जब तक हम इस पे एक क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना तब तक नहीं समझेंगे क्वेश्चन क्या है। अगेन दीज आर द टू अप्रोचेस। देखो 10 मिनट, 10 मिनट एंड वी आर डन, 10 मिनट्स एंड वी आर डन, ठीक है? प्लीज ध्यान दीजिए, इसके ऊपर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। बट जब ये एएस इंटर में हुआ करता था इन द ईयर फ्रॉम 2002 टू 2006 तक, 6-7 तक, ठीक है? जब तक ये एएस था इंटर में तब तक इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है? तब तक इस पे क्वेश्चंस आए। अभी आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है बट इंस्टीट्यूट की गारंटी नहीं है, ठीक है? तो आई एक्सप्लेन यू द कांसेप्ट एग्जैक्टली क्या है। प्लीज ध्यान दीजिए। अगर गुडविल या कॉर्पोरेट एसेट्स है ना, व्हाट आर कॉर्पोरेट एसेट्स? द कॉर्पोरेट एसेट्स में एक एग्जांपल मान लेते हैं, मेरी बिल्डिंग मान लेते हैं, मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनरी है, प्रोडक्शन वहीं पे हो रहा है, मतलब रेवेन्यू जनरेशन वहीं से हो रहा है, लेकिन एक एचओ बिल्डिंग है, एचओ की अलग बिल्डिंग है, वो फैक्ट्री से अलग है, राइट? एक रिसर्च की अलग बिल्डिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग बिल्डिंग है, वो दोनों रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है, लेकिन क्या उसको भी इंपेयर करना पड़ेगा? तो आंसर है क्यों? क्योंकि यहां से वो कनेक्टेड है पूरा, एज अ बिजनेस एज अ होल इज सीजीयू, राइट? तो वहां पे उनको भी इंपेयर करना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट एसेट्स में क्या आता है? आपके एचओ की बिल्डिंग आ गई, आपके आर&डी की बिल्डिंग आ गई, रिसर्च सेंटर आ गया, राइट? तो उसको कॉर्पोरेट एसेट्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज गुडविल? तो गुडविल आपको सबको समझ में आता है बेटा। इफ यू आर पेइंग मोर देन व्हाट यू एक्वायर, दैट इज टर्म्ड एज गुडविल, राइट? अमाउंट था मान लेते हैं 9 करोड़ का, मैंने करण का बिजनेस एक्वायर किया, मैंने उसको पूछा भाई कितना है तेरा नेट एसेट्स? नेट एसेट्स का मतलब सबको समझ में आता है, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज विल गिव मी नेट एसेट्स। मैंने बोला कितना है भाई तेरा पैसा? 9 करोड़। मैंने कहा ठीक है ये 9 करोड़ ले। उसने बोला नहीं, मुझे 12 करोड़ चाहिए, 12 करोड़ चाहिए। तो मैंने उसको 12 करोड़ पे किया। क्या मैंने उसको 3 करोड़ रुपए गुडविल का पे किया? यस। अब बात समझो अच्छे से, मैं वो सिनारियो में जा ही नहीं रहा हूँ क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर हुआ ऐसे कि ये बैलेंस शीट है, ठीक है? और मैंने जो अक्वायर किया उससे, तो मैंने गुडविल और बाकी के नेट एसेट्स एक्वायर किए, बराबर? नेट एसेट्स कितने ही किए? 9 करोड़ के, और ये था 3 करोड़ का। एकदम हिसाब समझना अभी अच्छे से, ठीक है? हुआ ऐसे कि जिस दिन मैंने खरीदा, अब 1 साल मैंने यूज किया होगा, मान लेते हैं 2 साल यूज किया, क्या 2 साल में इसको राइट ऑफ करूंगा? ठीक है, 2 साल बाद की बैलेंस शीट बताना, आफ्टर 2 इयर्स।
अमाउंट को पकड़ने की बैठना, मैं थोड़ा रफ अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है। 2 साल बाद की बैलेंस शीट, क्या मैंने गुडविल को एमोटाइज किया होगा, थोड़ा सा एमोटाइज किया होगा, और नेट एसेट्स को भी मैंने डेप्रिसिएट किया होगा, बराबर। इसकी वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं 1.8 करोड़, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं 2 साल ना 7 करोड़। क्या ये सी ए है, कैरिंग अमाउंट, राइट। उसके बाद मैंने नेट एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट निकाला, रिकवरेबल अमाउंट, एंड रिकवरेबल अमाउंट केम टू ओनली 3 करोड़, या फिर 3 करोड़ ज्यादा हो गया, 5 करोड़। इज देयर अ नीड टू इम्पेयर, कितना, 2 करोड़, मतलब आपने 2 करोड़ लॉस बुक करना चाहिए। तो ये एस बताता है आपको, आपने जब खरीदा था क्या आपने गुडविल के लिए पे किया था, राइट। अब ये एसेट की वैल्यू कम हो गई तो मतलब गुडविल नहीं है ना, फिर गुडविल क्यों दिखा रहे हो बुक्स में, समझ में आ रहा है क्या। जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व था, अब जब एसेट की वैल्यू ही कम होगी, दैट मींस एक्चुअल में गुडविल है ही नहीं उसका, इससे तो कम हो रही है वैल्यू, तो क्यों गुडविल दिखा रहे हो, फिर हटाओ ना गुडविल को। तो ये 2 करोड़ में से ये 1.8 में पूरा गुडविल राइट ऑफ कर दूंगा, समझ में आ रहा है। बाकी कितना बचा, 0.2, वो 0.2 करोड़ आप पीएनएल में राइट ऑफ करो, इज द पॉइंट क्लियर। दैट मींस यहां से आगे बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगा, मतलब मेरे ये एसेट को हाथ मत लगाओ। एसेट आज भी 7 करोड़ है, कितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ, सिर्फ 0.2, तो मैं बोलूंगा मेरा एसेट आज 6.8 करोड़ का है। आर यू गेटिंग इस पॉइंट, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या। तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको कम करूंगा, लेकिन मैं उसको गुडविल को पहले राइट ऑफ करूंगा, लॉजिक समझ में आ रहा है पॉइंट सबको, यस। तो यही आपका पहला है, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको पहला केस समझाया, अगर मैं ये स्टेप्स दिखाता ना आपको तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट ट्रीटमेंट सेम है, कॉर्पोरेट एसेट के लिए एक ट्रीटमेंट थोड़ा अलग आता है, वो अलग क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे इट कैन बी एलोकेटेड ऑन सम रीजनेबल बेसिस। जब मैंने एक्स्ट्रा पे किया 3 करोड़ का, क्या मैं कंफर्म बता सकता हूँ मेरे ये नेट एसेट्स पे, मतलब मैंने एलोकेट किया है, दिस गुडविल इज फॉर करंट बिजनेस, जो मैंने एक्वायर किया था करंट से, राइट। तो ये मैंने एलोकेट किया है, तो उसके लिए कौन सा अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच। क्या है बॉटम अप अप्रोच, जो मैंने अभी लिखा ना, वही बॉटम अप अप्रोच, कि पहले आप गुडविल को राइट ऑफ करो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस। जब आप रीड करोगे, स्टेप्स इग्नोर करना, देखना भी नहीं स्टेप्स क्या था, मैंने आपको जो बताया वो वही स्टेप्स थे, समझ में आया क्या। वो मैंने क्या किया है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंस्टेड आपको बोलती है अगर आपको नहीं समझ में आया तो लिख के दो, मैं लिख के दिया है, आपको इग्नोर करना है, देखना भी नहीं उसको, आपको सिर्फ ये समझना था, ये पॉइंट समझ में आया क्या सब, राइट। अब ये 2 साल बाद की ये मैंने वैल्यू निकाला ना, वो आपको बोलेंगे वैल्यू आप निकाल, क्या 2 साल बाद की आपको वैल्यू निकालना आती है, कैसे निकालता आप 2 साल बाद की वैल्यू, डेप्रिसिएट माइनस कर, बस वही करना है। क्या गुडविल भी एमोर्टाइज होगा, क्या दोनों की लाइफ अलग अलग हो सकती है, तो क्या दोनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो और दोनों का कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हो, यस। और फिर रिकवरेबल से कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैं रिकवरेबल से कंपेयर करूंगा क्या मैं इंपेयरमेंट लॉस बुक कर पाऊंगा, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो पहला राइट ऑफ किसको करूंगा मैं, गुडविल को, और एक्स्ट्रा लॉस करना पड़ा कुछ तो वो एसेट को माइनस, इज द पॉइंट क्लियर है, यस ओके। प्लीज ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल दिया मैंने ये सब समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, acquired net assets of A Limited for rupees 80 lakhs and paid rupees 90 lakhs। 80 लाख के अक्वायर किया और पेमेंट किया 90 लाख, सीधा मतलब है ना 10 लाख रुपए मेरा गुडविल है, बराबर। 10 लाख इज गुडविल एंड 80 lakhs आई पेड फॉर नेट एसेट्स, यस और नो, यस। गुडविल टू बी amortized ओवर पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो 1 साल में कितना, तो यहां पे लिखते जाओ बेटा, गुडविल, नेट एसेट्स एंड टोटल, मुझे आंसर बताते जाइए, क्या मैं अलग से रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं गुडविल है ये, व्हाट वाज द कॉस्ट, 10 lakhs, 80 lakhs and total paid I was 90 lakhs, टोटल पेमेंट 90 lakhs था, राइट। आगे गुडविल 5 साल की लाइफ है एंड एसेट्स की लाइफ कितना है, 8 साल, विथ नो स्क्रैप। आफ्टर 3 years देयर वर इंडिकेटर्स फॉर इम्पेयरमेंट, 3 साल के बाद, 3 साल के डेप्रिसिएट कर लो बेटा, प्लीज बताइए 3 साल का कितना आएगा, लेस एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन फॉर 3 years, इसका 6 लाख आएगा और इसका कितना आएगा, ये समझ में आया कि सबको कैसा आया। इसकी लाइफ थी 5 साल, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 2 लाख रुपए, 3 साल का 6 लाख, और इसकी लाइफ थी 8 साल, 10 लाख रुपए 1 साल का, 3 साल का कितना 30 लाख, तो कितना हो गया टोटल 36 लाख, वैल्यू कितनी बची, और 50 ना, समझ में आया कि 4
50 एंड 54, यहां तक समझ में आया सबको? तो इज दिस माय कैरिंग अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स? 3 साल बाद इंपेयरमेंट की जरूरत पड़ रही है, उसको लगा देयर आर इंडिकेटर्स। तो नेट एसेट्स केम टू बी 48 लाख और मुझे अब 48 लाख मिलेंगे। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? 48 बराबर है क्या? इज देयर इंपेयरमेंट नीडेड? इंपेयरमेंट कितना लगेगा? इंपेयरमेंट लगेगा 6 लाख। ये बात समझ में आ रही है क्या? इंपेयरमेंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आ रहा है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो 6 लाख का इंपेयरमेंट है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ये तो इंपेयरमेंट हो गया, ट्रीटमेंट कैसे रहेगा? पहले किसको राइट ऑफ करोगे? यूटिलाइज टू राइट ऑफ गुडविल फर्स्ट, कितना? 4, और बाकी समझ में आ रहा है? मतलब 6 लाख रुपए राइट ऑफ करूंगा मैं, अल्टीमेटली गुडविल 0 हो गया और मेरे एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 48, एंड यही 48 मेरा रिकवरेबल अमाउंट। इज द पॉइंट क्लियर? तो इसको हम कौन से अप्रोच बोलते हैं? बॉटम अप। समझ में आ रहा है? बॉटम अप कब यूज करना है? कब यूज करना है? when the goodwill can be allocated, the goodwill can be allocated, is the point clear? सबको समझ में आया? तो ये मैंने आंसर लिख के दिया बेटा आपको, समझ में आ रहा है? पहले कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट और इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस पहले मैंने 4 लाख किया और ये रेड बॉक्स दिख रहा है आपको, ये दिस इज द बैलेंसिंग। क्या लॉजिक क्लियर है? यस। अब ये एक ही एसेट था ना बेटा, व्हाट इफ ऐसे 2 एसेट या 3 एसेट हुए? जब मैंने करण से एक्वायर किया था बिजनेस, देयर वाज बिल्डिंग, देयर वाज फर्नीचर, देयर वाज प्लांट, अलग अलग। तो क्या मैं गुडविल को एलोकेट कर सकता हूँ? कैसे करेंगे? प्रोपोर्शनेट। अगर मान लेते हैं वो जो मैंने एक्वायर किया था, कितना एक्वायर था यहाँ पे? 80 लाख। 80 लाख में मान लेते हैं एग्जाम्पल, बिल्डिंग थी 50 लाख की, प्लांट था 20 लाख का, फर्नीचर था 10 लाख का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या ये 10 लाख रुपए मैं इनको अपोर्शन कर सकता हूँ? इनको अपोर्शन कर सकते हैं, यस और नो? यस। तो जब मैं इनको अपोर्शन करूंगा तो मुझे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। उसका एग्जाम्पल दिया है, अलग वैल्यू से करेंगे, अलग वैल्यू के साथ एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन बड़ा है, प्लीज ध्यान दें। हाँ, हाँ। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अब आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आएगा तो मैं ब्रेक दे देके समझाऊंगा, नहीं आएगा तो ब्रेक दे देगा। ओके, प्लीज ध्यान दें। आपको क्या है ना, आदत नहीं है इतनी देर बैठने की, कुछ नहीं। A Limited has 3 CGUs. A Limited, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन, 2 केसेस, एलोकेटेड, नॉट एलोकेटेड, ठीक है? एंड वी आर डन। नहीं, 2 ही पेजेस, सुनो, सिर्फ 2 पेजेस हैं एंड वी आर डन। ओनली 2 मतलब एक ही क्वेश्चन, 2 अलग अलग केस, ठीक है? प्लीज ध्यान दें। A Limited has 3 CGUs with fair values of assets of these units in 3:2:1, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। मैंने करण से एक्वायर किया, वो नेट एसेट्स में 3 एसेट्स थे, ठीक है? मान लेते हैं एक की वैल्यू थी 3 करोड़, एक की वैल्यू थी 2 करोड़, एक की वैल्यू 1 करोड़, ठीक है? ऐसे मान सकते हैं। तो उनका फेयर वैल्यू क्या रेशियो में था? 3:1 में। फॉर यूनिट्स ABC, X Limited acquires all the CGU of A Limited for rupees 2,500 lakhs and recognize goodwill of rupees 600 lakhs at the time of acquisition। मतलब मैंने 600 गुडविल किया, तो मतलब मैंने 1900 पे किया होगा अलग से, राइट? आफ्टर फ्यू इयर्स it is found that A is incurring losses and the recoverable amount of A is 750. Recoverable amount of A 750. Presently, the carrying amounts of these units are 725, 500 and 200. आज का carrying amount मिल गया मुझे, right? The goodwill appearing is rupees 420. फिर ऊपर की इंफॉर्मेशन फिर मेरे काम की नहीं हुई, except for this. मुझे कॉस्ट चाहिए रहता है या कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट। अगर कैरिंग अमाउंट नहीं देंगे तो मैं कॉस्ट से कैरिंग अमाउंट निकालता हूं डेप्रिसिएट करके। क्या उन्होंने मुझे कैरिंग अमाउंट दे दिया? कैरिंग अमाउंट एबीसी का कितना कितना है बेटा? 725, 500 एंड 200। तो मैं अलग अलग कर देता हूं इसको, प्लीज ध्यान देना। ए, बी, सी एंड टोटल, ठीक है? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग गुडविल? गुडविल नहीं है इसके अंदर, राइट? एक्सक्लूडिंग गुडविल कितना है? 725, 500 एंड 200, गिविंग मी अ टोटल ऑफ 1425। समझ में आ रहा है? 1425, राइट? ओके। तो क्या गुडविल भी इनको ही एलोकेट होना चाहिए? लेकिन एलोकेशन को कुछ बेस समझ में आ रहा है क्या आपको? 3:1, राइट? और गुडविल का आज का वैल्यू कितना है?
तो गुडविल अपीयरिंग नहीं, आज की 600 में खरीदा था, आज की वैल्यू कितनी है, इम्पेयरमेंट आज हो रहा है तो आज की वैल्यू लेंगे, कैरिंग अमाउंट 420, राइट। तो यहाँ पे गुडविल गुडविल कितना है 420। क्या ये सबको एलोकेट करना पॉसिबल हो रहा है आपको? यस हो तो है, क्योंकि मेरे पास एक बेस है क्या 3:2:1, तो 420 should be allocated in 3:2:1, 210, 140 एंड 70। तो अब मेरा रिवाइज्ड सीए कितना हो गया 935, 640 एंड 270 गिविंग मी अ टोटल ऑफ 1845। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आया क्या? दैट मींस आई एलोकेटेड गुडविल टू इंडिविजुअल यूनिट्स, मैंने सबको अलग अलग कर दिया। यहां तक समझ में आया क्या? अब प्रॉब्लम किस में, ए में, बी में या सी में? तो उसने बोला प्रॉब्लम ए में आ रहा है। प्रॉब्लम किस में आ रहा है? ए में। चेक करो ए में उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना दिख रहा है 1050, राइट। तो हम क्या कंपेयर करते हैं बेटा, अभी 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 थोड़ी देर के लिए बी और सी को भूल जाओ, टोटल को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है 750। इज देयर अ नीड टू इंपेयर ए? क्योंकि इंडिविजुअल सीजीयूज है, इंडिविजुअल है ना सब, तो मैं इसको इंपेयर कर सकता हूं। तो यहां पे इंपेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है 185। इज द पॉइंट क्लियर? अब मुझे बताओ 185 आप क्या लॉस बुक करोगे? विल यू रिकॉग्नाइज, विल यू राइट ऑफ गुडविल और विल यू राइट ऑफ द एसेट? समझ में आ रहा है? गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, तो गुडविल राइट ऑफ कितना करना है? अभी गुडविल कितना दिख रहा है? अभी गुडविल कितना दिखा है 210, लेकिन आपको राइट ऑफ कितना करना है 185। तो क्या पूरा 185 सिर्फ गुडविल ही राइट ऑफ होगा? yes. अगर ये 250 होता 210 और 40 में किसको रिड्यूस करता 725। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? इसको कौन सा अप्रोच बोलते हैं हम? बॉटम अप। क्यों? बिकॉज द गुडविल वाज एलोकेटेड एंड देयरफॉर द बॉटम अप। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस। तो यहां पे ये 185 किसको हम राइट ऑफ करेंगे? तो राइट ऑफ गुडविल by 185. So please tell me what is the revised goodwill and what is the CA of asset? ऊपर क्या मैंने एसेट को कम किया क्या कुछ? क्या ये आज भी 725? यस। और इन दोनों का तो सेम है ना बेटा, ये 500 और ये 200, इनको तो हाथ लगाया नहीं मैंने। इसका गुडविल 140 था, इसका गुडविल 70 था। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया? तो व्हेन द गुडविल कैन बी एलोकेटेड, हम पहले क्या करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द कैरिंग अमाउंट। हमारा जो एसेट है आज की वैल्यू, नॉट द परचेज वैल्यू। अगर परचेज दिया होगा तो आज की वैल्यू निकालना आती है डेप्रिसिएट करने के बाद, राइट। उसमें क्योंकि उनका रिकवरेबल दिया नहीं है ना बेटा। ये 3 सीजीयूज है, अलग अलग सीजीयू है ना, ये अलग अलग है, तो कहना है सेम में अलग अलग यूज कर सकता हूँ बेटा, अलग अलग इंपेयर कर सकता हूँ। हाँ, अगर ये 1 सीजीयू रहता, 1 सीजीयू, तो फिर अलाउड नहीं था ना। फिर हम क्या करते हैं, सबका आंसर लेते हैं। क्या लॉजिक क्लियर है? तो ये वाला कौन सा केस था बेटा? केस ए। केस ए, गुडविल कैन बी रीजनेबली एलोकेटेड। अगर आप रीजनेबली एलोकेट कर सकते हो, यू कैन यूज विच अप्रोच? द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप में क्या करते हैं हम गुडविल एलोकेट करते हैं, गुडविल की वैल्यू भी ऐड कर देते हैं और फिर चेक करते हैं वेदर देयर इज अ नीड टू इंपेयर। समझ में आ रहा है? समझ में आया बॉटम अप? यस। ओके, अब प्लीज ध्यान दीजिए। केस 2, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड एंड अब जब गुडविल एलोकेट नहीं होता है ना, तो वो टाइम पे हमको क्या करते हैं, वो रिकवरेबल अमाउंट पूरे सबका सीजीयू 1 2 3 सबका एक साथ देंगे। ये उसका हिंट है। दे विल गिव यू द एंटायर, क्योंकि अब क्या हो रहा है, गुडविल एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हैं, वो रिकवरेबल अमाउंट तीनों का निकालेंगे, ए का भी, बी का भी, सी का भी, एज अ होल वन मेगा सीजीयू। मेगा सीजीयू इज पूरा पूरा बिजनेस का। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एंड द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ऑल द सीजीयू टेकन टुगेदर इज 700। अब उसने क्या बोला कि आप गुडविल एलोकेट नहीं कर पाए, यू आर नॉट एबल टू एलोकेट गुडविल ऑन इंडिविजुअल बेसिस। अब ये जो मैं आपको आगे एक पॉइंट बता रहा हूं, एएस में, सिर्फ एएस 28 में वो बोलता है ऐसा पॉइंट है, लेकिन इंड एएस ने, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आप आगे पढ़ने वाले हो, इंड एएस 36 इज फॉर इंपेयरमेंट, जब आगे फाइनल से पढ़ने वाले हो, ये वाला पॉइंट है ही नहीं इसके। वो बोलता है क्यों एलोकेट नहीं कर पाएंगे? मैं बिल्कुल एलोकेट कर पाऊंगा गुडविल, सामने सामने दिख रहा है मुझे एसेट कौन सा एक्वायर हो, तो मैं एलोकेट कर पाऊंगा। क्यों ऐसे बोलना है एलोकेट नहीं करना है? एलोकेट करना हर बार पॉसिबल है, एलोकेट नहीं कर सकते ऐसा रूल है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू एट दैट टाइम। लॉजिक क्लियर है? अब आप ही बताओ बेटा, क्या मेरे पास अच्छे सा बेस था गुडविल का एलोकेट करने का, फिर क्यों मैं मानूं कि गुडविल एलोकेट नहीं कर सकता? तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वो पॉइंट निकाल दी, लेकिन आपको एएस में ये पॉइंट है और ये आपके बुक्स में है, आपके सिटी मेडल में है। यस, प्लीज ध्यान दीजिए। तो टेकन टुगेदर कितना है 1700। तो आपने क्या करना है, अप्लाई बॉटम अप टेस्ट फर्स्ट। पहले बॉटम अप अप्लाई करो। बॉटम अप कैसे करते हैं बेटा? हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे विदाउट एलोकेटिंग गुडविल। गुडविल एलोकेट नहीं किया ना आपने, तो आप कौन सी वैल्यूज कंपेयर करते हो? प्लीज बताइए। कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ ए?
785 व्हाट इज द रिकवरेबल 750। तो मुझे तो इंपेयरमेंट दिख नहीं रहा है फिर इसके अंदर, है क्या इंपेयरमेंट? नहीं। तो आप पहले इंपेयरमेंट बॉटम अप से ही करोगे, समझ में आ रहा है? विदाउट एलोकेटिंग गुडविल, मैंने बिना एलोकेट किए गुडविल डायरेक्ट आंसर निकाल ली। मुझे ऐसा लग रहा है इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट तो ज्यादा ही है, राइट? लेकिन आपको फिर भी आगे टेस्ट करना पड़ता है। आगे कैसे? पूरे बिजनेस का टेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज आपने गुडविल एलोकेट नहीं किया, राइट? तो यहां पे मैंने अब 3 की जगह 4 कॉलम्स बना दिए, प्लीज ध्यान देना। अब क्योंकि मैं गुडविल एलोकेट नहीं कर पाया था, मतलब वो अलग अलग एसेट है मेरे लिए, तो मैंने ए बी सी और गुडविल को अलग माना, ठीक है? एबीसी और गुडविल को मैंने अलग माना। क्या टोटल आपका 1865 आ रहा है बेटा? पहले भी आया था। यस, आगे देखते हैं। आपने पहले 1845 बोला था क्या? एक मिनट, कुछ तो भी प्रॉब्लम है क्या? या तो नहीं, लिखने में गलती भी हो सकती है। 725, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। ये 200 है यहाँ पे, मैंने गलती से 220 ले लिया नीचे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज ध्यान दीजिए, मेन मुद्दा वो नहीं है बेटा, वहां तक पहुंचना भी नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। प्लीज ध्यान दीजिए। तो कैरिंग अमाउंट सबका ले लिया मैंने और रिकवरेबल अमाउंट टोटल ले लिया मैंने, पूरे बिजनेस का ओवरऑल कितना है? 1700। इज देयर नीड टू इंपेयर? कितना इंपेयर करना पड़ेगा? 165। डू यू हैव गुडविल? उसको राइट ऑफ करो, फिर एबीसी को इंपेयर नहीं करोगे, समझ में आ रहा है? तो 165 पूरा मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। दैट मींस अगर आप एलोकेट नहीं कर सकते हो तो आपको 2 टेस्ट पास करना पड़ेगा, एक बॉटम अप एंड देन टॉप डाउन। समझ में आ रहा है? टॉप डाउन में गुडविल इज ट्रेडेड एज अ सेपरेट एसेट और आप टोटल में ये करते हो, इंपेयर करते हो। और अगर इंपेयरमेंट आया 165 तो इंपेयरमेंट किसको लगेगा बेटा? अच्छा सोचो, एक एग्जांपल सोच रहा हूं। एग्जांपल, अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट 1000 होता तो आप कितना इंपेयर करते बेटा? 865, बट यू डोंट हैव 865 विद यू, तो आप 865 से पहले क्या राइट ऑफ करोगे? 420 गुडविल, बाकी कितना बचा? तो ये 445 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, सबको कम करूंगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये दिस वाज अबाउट द गुडविल। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। प्लीज बताइए गुडविल में 2 केसेस कौन से से? इट कैन बी एलोकेटेड, नॉट एलोकेटेड। एलोकेटेड के लिए बॉटम अप क्या करेंगे? हम सबको एलोकेट करेंगे इंडिविजुअल मतलब गुडविल का कॉलम नहीं बनेगा, इंडिविजुअल एलोकेट करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सिर्फ ये एग्जांपल पढ़ोगे तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद नॉट एलोकेटेड में क्या रहता है? पहले बॉटम अप एंड देन टॉप डाउन, राइट? देयर आर 2 अप्रोचेस, राइट? तो इसमें दोनों अप्रोच फॉलो करने पड़ते हैं। पहले बॉटम अप, तो इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा सर व्हाट इफ इंपेयरमेंट रहता तो यहाँ पे इंपेयरमेंट मान लेते हैं कि 700 आता, तो इंपेयरमेंट कितना होता? 25, मतलब इंपेयर करना पड़ता 25, राइट? तो इंपेयरमेंट 25 करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 725 में से 25 कितना हो जाएगा? 700। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भी 700 ना, फिर मेरे लिए कैरिंग अमाउंट 700 है। फिर इज द पॉइंट क्लियर? मतलब 2 स्टेज में इंपेयरमेंट होता है, पहले इंडिविजुअली एंड बाद में ओवरऑल पूरे बिजनेस का एज अ होल। इज द पॉइंट क्लियर? लॉजिक क्लियर है सबको ये? ओके, तो आपको याद है मैं कॉर्पोरेट एसेट्स के बारे में क्या बता रहा था? एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस, सेम अप्रोच है। कॉर्पोरेट एसेट्स जो आपके लिए एचओ की बिल्डिंग है, रिसर्च सेंटर्स की बिल्डिंग है, राइट? उसको एलोकेट करना है या नहीं करना? अगर एलोकेट करोगे तो जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट था वैसे ही बॉटम अप, और अगर नहीं करोगे तो दोनों अप्रोच, राइट? तो दोनों में फर्क क्या है? यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको अभी, ये एग्जांपल वापस एक बार एग्जांपल पे ध्यान दो। आपने वो 3:2:1 था ना? हाँ, ये वाला। क्या मैंने गुडविल एलोकेट किया था बेटा? यहाँ पे कितना एलोकेट किया था? 210। कितना एलोकेट किया था? 210, राइट? एलोकेट किया था ना सबको। उसके बाद क्या आपको यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस लगा? 185 लगा। तो आपने क्या किया? 185 किसको क्या राइट ऑफ किया? पूरा क्या पूरा गुडविल। अगर ये कॉर्पोरेट एसेट रहता जैसे एचओ की बिल्डिंग, तो फिर ये पूरा एचओ की बिल्डिंग थोड़ी राइट ऑफ करूंगा। तो फिर वो मैं क्या करूंगा? ये 185 इन दोनों को राइट ऑफ करूंगा इन द रेशियो ऑफ 725:210। दिस इज द ओनली डिफरेंस गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये बिल्डिंग एबीसी है, ठीक है? इनका कैरिंग अमाउंट मैंने आपको दिया है, मशीनरी एबीसी कैरिंग अमाउंट दिया है। कैरिंग अमाउंट इज 500, 800, 300 एंड 500, ठीक है? एंड
मैंने एचओ बिल्डिंग का भी एलोकेट किया, एचओ बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट, राइट, इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एंड इट वाज 200। क्या मुझे एलोकेट करके दे सकते हो बेटा 5 to 100, 60 एंड 40? समझ में आ रहा है? अगर गुडविल रहता तो भी ऐसे एलोकेट होता। एलोकेशन बोल रहा हूं, एलोकेशन में कौन सा अप्रोच है? बॉटम अप। नॉट एलोकेटेड में दोनों अप्रोच है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। तो यहां पे आपके लिए टोटल कितना हो गया? टोटल सीए दैट इज रिवाइज्ड सीए इज 900, 360 एंड 540। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अब हुआ ऐसे कि ए में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, तो मैंने उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाला। क्या ये इंडिविजुअल है? यस। तो हम इंडिविजुअली कर सकते हैं ना इम्पेयर? यस। तो मैंने इसका रिकवरेबल अमाउंट निकाला एंड द रिकवरेबल अमाउंट केम टू 700। इज देयर अ नीड टू इम्पेयर? तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना रहेगा? एक काम करते हैं, इसको 750 करते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस कितना रहेगा? 150। आइडियली अगर ये गुडविल रहता तो आप क्या करते? 150 में से पूरा 100 गुडविल राइट ऑफ करते और बाकी का 50 इसमें से करते। ऐसे ही करते ना। अगर अब ये गुडविल है क्या? नहीं, ये क्या है? कॉर्पोरेट एसेट। तो आपने क्या करना है? ये 150 राइट ऑफ करना है, लेकिन किसको राइट ऑफ करना है? दोनों को इन द रेशियो ऑफ 8:1। समझ में आ रहा है? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर एलोकेट हुआ सो दिस 150 जो लॉस है वो लॉस दोनों को आना पड़ेगा, और दोनों के लिए लॉस क्या रहेगा? 800 एंड 100 कितना आएगा उसका लॉस? कितना रहेगा? 133.70, 133.33 एंड 16.66। समझ में आ रहा है क्या? तो उतना आप राइट ऑफ करोगे, दोनों को कम करना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली द एचओ बिल्डिंग जो आप राइट ऑफ करोगे, बट दोनों को प्रोपोर्शनली राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? डोंट ब्रेक। मैं दिलाता हूँ लंच ब्रेक। ओके, सुनो क्या क्या होगा ना, अगर मैं इसको नेक्स्ट डे पे लेके गया ना, मुझे आप पूरा रिवाइज करने लगाओगे और फिर लास्ट में एक आखिरी के 5 से 6 मिनट का पॉइंट है, उसके लिए आप मुझे 1 घंटा डालने लगाओगे। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एज एंड दिस एज इज डन। हाँ 100%। ओके नहीं 100%। ओके मुझे एक बात बताइए, अभी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? बेसिक्स कवर हो गए? बेसिक्स समझ में आया? बेसिक्स समझ में आया? सीजीयू समझ में आया? इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे हम, एज अ सीजीयू पूरा इंपेयरमेंट करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद गुडविल कैन बी एलोकेटेड, कैन नॉट बी एलोकेटेड। एलोकेटेड है तो बॉटम अप, राइट? नॉट एलोकेटेड बॉटम अप एंड टॉप डाउन बोथ, दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कैसे करना है ये पॉइंट समझ में आया? कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल में फर्क क्या है? अगर लॉस आया तो पहले पूरा गुडविल राइट अप होगा और बैलेंस विल बी रिटर्न ऑफ टू एसेट। लेकिन अगर कॉर्पोरेट एसेट है सो द इंपेयरमेंट लॉस विल बी अपोर्शन बिटवीन बोथ। समझ में आया? ये यहां तक पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, क्या ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाला मेरे ऊपर, एक नया गवर्नमेंट आया, राइट? वोटिंग पावर आ गए, नया गवर्नमेंट आ गया, फुल रेस्ट्रिक्शन डाल दिया और उसकी वजह से मैं बेच ही नहीं पा रहा हूं माल, राइट? सो डू आई नीड टू बुक इम्पेयरमेंट? क्यों? एक्सटर्नल इम्पेयर करना पड़ेगा ना। रेस्ट्रिक्शन डाला मतलब मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, तो उसने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया मेरे ऊपर, राइट? 2 साल बाद उसको खुद को भी लगा कि नहीं यार ऐसे तो अपनी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी, थोड़े रेस्ट्रिक्शन हटा दिया उसने। तो क्या मेरी वैल्यू बढ़ गई अभी? कैन आई रिवर्स माय इम्पेयरमेंट? हाँ, अप टू सर्टेन एक्सटेंट। आंसर इज यस। उसको वही आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बेटा? तो मैं वही बता रहा हूँ। एक बात बताओ, एक सिंपल सा पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, सिंपल सा पॉइंट, सुना मेरी बात? तो एक बार सुनते क्या? अभी आपके लिए वैल्यू थी, आपने खरीदा था 40 करोड़ में, ठीक है? आपने डेप्रिसिएट किया उसको, डेप्रिसिएट करके आपकी वैल्यू हो गई 30 करोड़। इज दिस द कैरिंग अमाउंट? ठीक है? अचानक से ये स्टेज पे न्यू गवर्नमेंट, न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस, एंड यू फील दैट ये एसेट से आपका रिकवरेबल अमाउंट विल नाउ बी ओनली 18 करोड़, सॉरी। तो आपने 12 करोड़ का क्या किया होगा? इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया होगा, बराबर? 2 साल बाद, अब सीधी बात है, आपने 12 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया, मतलब आपने वैल्यू कितनी देखा है? 18 करोड़। आपने बोल दिया ना 12 करोड़ लॉस हो गया, अब आपके बुक्स में एसेट कितना दिख रहा है? 18 करोड़। फिर आपने और 2 साल राइट ऑफ किया होगा, राइट? आपने 18 करोड़ के बाद और 2 साल राइट ऑफ किया,
मान लेते हैं 3 करोड़ राइट ऑफ, कि आपके लिए वैल्यू कितनी होगी 15 करोड़, राइट। एंड नाउ द गवर्नमेंट सेज नहीं यार रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गए थे, आप एक काम करो, आप थोड़ा फ्रीली माल बेच सकते हो, टेंशन मत लो, मतलब यही पैकिंग होना, यही इतना ही जीएम होना ऐसा जरूरी नहीं है, आप थोड़ा बहुत थोड़ा लीनियंट था, इट वाज लेजिस्लेटेड, तो यहाँ पे आपको वो आप बेच सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया, और बढ़ने के बाद ये हो गया 20 करोड़। तो कैन यू रिवर्स द इंपेयरमेंट? इंपेयरमेंट कितना किया था आपने? इंपेयरमेंट 12 करोड़ किया था, और अभी मैं कितना रिवाइज करने बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ 5 करोड़ बनाने बोल रहा हूँ, तो 5 करोड़ अलाउड है क्या? तो यहाँ पे उसने बोला है अलाउड, अलाउ करूंगा पूरा, या अप टू सर्टेन एक्सटेंट, उसके लिए एक और चीज चेक करनी पड़ेगी। एक चीज क्या चेक करनी पड़ेगी? तो AS10 यहाँ पे बीच में आया, AS10 आपको बोलता है बुक वैल्यू के ऊपर जाने नहीं दूंगा, राइट, बुक वैल्यू के ऊपर। तो आपको क्या चेक करना पड़ता है, अगर ये बीच में लॉस होता ही नहीं, तो आपकी 40 करोड़ की आज की वैल्यू कितनी रहती है, उतनी हद तक मैं आपको आगे जाने दूंगा, उसके ऊपर नहीं। अब ये जो मैंने बोला ये नहीं समझा, मुझे मालूम है, विद एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, प्लीज ध्यान दें, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। परचेज नेट एसेट्स ऑफ अ कंपनी वर्थ रुपीज 75 lakhs, पेड 90 lakhs, बेटा ज्यादा पे किया, क्या ये एग्जैक्टली ये गुडविल है, राइट। गुडविल टू बी अमोर्टाइज्ड इन 5 years, एक सेकंड, रिवर्सल है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, 100% लास्ट क्वेश्चन। अगर नहीं बोलता ना तो आप बैठते नहीं। ओके प्लीज ध्यान, लास्ट 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 पॉइंट, 100% लास्ट, ओके ओके प्लीज ध्यान दीजिए, बेटा ये 75 lakhs है, 75 lakhs है, एंड यू हैव पेड 90 lakhs, क्या आपने ज्यादा पे किया? व्हाट इज दिस? गुडविल, गुडविल टू बी अमोर्टाइज्ड इन 5 years एंड नेट एसेट्स लाइफ इज 10 years। प्लीज बताइए गुडविल कितना राइट ऑफ होगा? ये 15 लाख है और ये 75 lakhs है, पर ईयर 3 lakhs और ये 7.5 lakhs, बराबर। इतना समझ में आ रहा है क्या सबको? इसकी लाइफ 5 साल है और इसकी लाइफ 10 साल है, तो हम एमोटाइज कर देंगे 3 lakhs पर ईयर एंड 7.5। आगे, आफ्टर 3 years new government voted for and this government announced some policies which were not in our favor, so the recoverable amount was calculated as 49 lakhs, राइट। एक बार वैल्यू चेक कर लें, कब हो रहा है बेटा ये? आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल, तो 3 साल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। तो 3 साल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ये गुडविल है हमारा, ये गुडविल है, और यहां पर नेट एसेट्स है, और ये टोटल है। कॉस्ट कितना था बेटा आपका? 15 lakhs, 75 lakhs एंड 90 lakhs। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन, कितने साल का? 3 साल का। एक साल का 3 लाख है तो 9 लाख रुपए यहां आएगा, और इसका 22.5, गिविंग मी अ टोटल ऑफ 31.5। समझ में आ रहा है? वैल्यू कितनी होगी? 6 lakhs, 52.5, 58.5। इज दिस द कैरिंग अमाउंट आफ्टर 3 years? लेकिन 3 साल बाद वो तो रिकवरेबल अमाउंट कम बता रहा है, कुछ रिकवरेबल अमाउंट कितना बता रहा है वो? 49। इज देयर अ नीड टू इंपेयर? व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस? व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस? कितना? 9.5, बराबर। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? कैन यू प्लीज टेल मी ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो ट्रीटमेंट फर्स्ट अप्लाई टू गुडविल, राइट, फर्स्ट टू गुडविल। गुडविल कितना राइट ऑफ होगा? पूरा 6 लाख, तो बाकी का क्या राइट ऑफ करोगे? 3.5 lakhs विल बी एसेट, राइट। अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहने से गुडविल 0 एंड ये हो जाएगा 49, सॉरी। समझ में आ रहा है? ये कब की सिचुएशन है? 3 साल। 3 साल में मैंने 3 साल बाद क्या किया? इंपेयरमेंट लॉस बुक किया, कितने का? 9.5 का। अब ये समझ में आ गया सबको कि पहले गुडविल राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद में एसेट राइट ऑफ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब मेरे लिए वैल्यू 49 है 3 साल बाद। आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर 2 more years the government policies were relaxed and the recoverable amount was estimated to be 40 lakhs। अब वो क्या बोल रहे हैं? 2 साल और। बेटा बताओ आपकी लाइफ, एसेट की लाइफ कितनी थी पहले? 10 में से अब 3 तो चले गए, अब 7। अब आप डेप्रिसिएशन कहां से स्टार्ट करोगे? 49 से, राइट। तो आपका डेप्रिसिएशन फॉर 4th and 5th ईयर कितना रहेगा? तो 49 माइनस 0 डिवाइड बाय 7 years, राइट, इनटू 2 years।
14 lakhs आपके लिए वैल्यू कितनी होगी? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। आज की तारीख में मेरे बुक्स में 35 दिख रहा है, लेकिन वो कितना बता रहा है अभी? व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? 40 lakhs, राइट? तो आप बोलोगे सर वैल्यू बढ़ा दो, पहले आपने 9.5 लाख का लॉस बुक किया, अभी आप क्या करो 5 लाख का प्रॉफिट बुक करो। लेकिन बोलूंगा ऐसा नहीं, यहां तक आपने बराबर किया, यहां तक हर कोई पहुंचता। पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो लास्ट पॉइंट। व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू हैड इट नॉट बीन इंपेयर्ड प्रीवियसली? कितने साल बीत चुके हैं बेटा? 5 साल। 5 साल में आप ये एसेट को कितना डेप्रिसिएट करते हैं? भूल जाओ कभी इंपेयरमेंट हुआ था, भूल जाओ कभी इंपेयरमेंट हुआ था। व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू इफ द एसेट वाज नॉट इंपेयर्ड? तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना था? 75 लाख था, राइट? तो 75 लाख में से 0 डिवाइड बाय 10 साल लाइफ थी, कितना साल डेप्रिसिएट कर चुके आप? 5 साल। मतलब कितना डेप्रिसिएट किया होगा आपने? मतलब 75 में से 37.5 तो चला गया, मतलब आपके लिए वैल्यू कितना बचा कैरिंग अमाउंट? 37.5। तो इन दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना मैं रिवर्स करने दूंगा। तो कब कितना कितना लोअर इसमें से? 37.5। तो मैं आपको कितना और ऐड करने दूंगा? 2.5 कैन बी रिवर्स्ड। समझ में आ रहा है? इंपेयरमेंट रिवर्सल इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पे दो चीजें थी, एक था देखो यहां तक पहुंच गया क्या? सब 35 लाख रिकवरेबल 40 लाख डायरेक्ट लिया था। एक चीज नया क्या था? हैड द एसेट नॉट बीन इंपेयर्ड व्हाट वुड हैव बीन द कैरिंग अमाउंट? तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे 5 साल का अमाउंट निकाला, पूरे 5 साल बाद वैल्यू कितनी आ जाती? 37.5। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको इनमें से जो लोअर रहेगा ना उतना वापस से एडबैक करने दूंगा, फिर एडबैक करने दूंगा। इंपेयरमेंट लॉस कहां बुक होता था? पीएनएल के डेबिट में, तो प्रॉफिट कहां बुक होगा? पीएनएल के क्रेडिट में। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पे इंपेयरमेंट लॉस कैन बी रिवर्स्ड बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको पूरा आंसर लिख के दिया है। मैक्सिमम रिवर्सल 2.5, राइट? इसके अंदर फिर आपके माइंड में आएगा सर वापस फिर गुडविल को भी तो हमने माइनस किया था, क्या 5 साल हो गए बेटा? 5 साल और वैसे भी गुडविल आपको राइट ऑफ करने वाला था। समझ में आ रहा है क्या? सो अभी माइंड में आता है। अब होता क्या है, गुडविल वापस पिक्चर में लाने के लिए देयर शुड बी अ हाई प्रूफ फॉर दैट। जस्टिफाई कर पाओ कि गुडविल वापस है। पहले आप 0 करते हो, बाद में वापस बोलते हो, बाद में वापस गुडविल है। तो प्रैक्टिकली कोई गुडविल वापस दिखाता नहीं है प्रैक्टिकली। और बाई चांस अगर ये 4 साल बाद होता, 5 साल बाद, 4 साल बाद गवर्नमेंट छोड़ देता, मतलब 1 साल बाकी था लाइफ गुडविल का, तो आप बोले सर वापस गुडविल लाओ, क्या फायदा? वापस से आप रेट ऑफ करने वाले, राइट? और इसकी गारंटी है कि गवर्नमेंट वापस चेंज नहीं करेगी पॉलिसी? नहीं। डू यू हैव एनी लीगल प्रूफ फॉर दैट? आंसर इज नो। फिर क्यों दिखाना? अगर आप जस्टिफाई कर पाओ तो, अगर मैंने वहां पे वो भी लिखा है, नो क्वेश्चन ऑफ गुडविल रिवर्सल अराइजेस सिंस द लाइफ ऑफ गुडविल इज ऑलरेडी ओवर। 5 साल तो पहले हो गए, वापस से गुडविल बीच में लाऊं। और अगर ये 4 साल में रहता, सपोज इफ नॉट लाइफ रहती भी तो मैं यूज करता, देन वी वुड हैव अज्यूम दैट गुडविल कैन नॉट बी जस्टिफाइड। मैं गुडविल रिवर्स नहीं करूंगा। इज द पॉइंट क्लियर टू? यस, लॉजिक ना? So yes, we are done with this AS. We are done with this AS. Important points आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक जो 9 क्वेश्चंस मैंने आपको कल की शीट दिया था, एंड आपके लिए जो ये शीट है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं कहां तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऊपर लिए हैं, राइट? मैंने शीट में और 2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन द लास्ट 2 कांसेप्ट। एक वो रिवर्सल वाला, राइट, वो कांसेप्ट्स है, उसके क्वेश्चन नहीं करोगे आप तो भी चल जाएगा। नहीं करा तो बस हो गया। ओके, वी आर डन विद दिस।